अब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के लास्ट टॉपिक सरफेस टेंशन को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्या है, क्यों प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो उसको पहले हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो उसको समझने के लिए पहले आप थोड़ा सा समझिएगा इसको। दो मॉलिक्यूल को आप देखिए, लिक्विड के दो मॉलिक्यूल को देखिएगा, एक जो बल्ब के अंदर रहेगा और एक जो सरफेस पर रहेगा। ठीक है, तो बल्ब के अंदर जो रहेगा उसको चारों तरफ से है जो कि दूसरा मॉलिक्यूल खींचेगा, जैसे कि यहां पर बल्ब में तो सब तरफ वाला मॉलिक्यूल खींचेगा कि नहीं खींचेगा उसको? यस सर। तो नेट फोर्स तो जीरो लगेगा, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत लग रहा है? लेकिन चूंकि एट्रैक्टिव फोर्स यहां पर इन्वॉल्व है, इस कारण से इस मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा। यस सर। इसमें कोई डाउट? वर्क पावर चैप्टर में यह पढ़ाया गया है कि कहीं पर एट्रैक्टिव फोर्स इन्वॉल्व रहेगा तो नेट फोर्स हो सकता है कि जीरो, मगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। और इस लिक्विड का काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगा, समझ आ रहा है कि नहीं? तो अभी तत्काल काइनेटिक एनर्जी उसका जीरो मानेंगे। अरे बोलो यार, लिक्विड में जो मूव करता है मॉलिक्यूल बहुत कम स्पीड से मूव करता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो गया, क्यों? ड्यू टू एट्रैक्टिव फोर्स। नेट फोर्स जीरो है, अरे बोलो यार, और टोटल एनर्जी जो इसका होगा वो एप्रॉक्स पोटेंशियल एनर्जी के ही बराबर होगा। यस सर। जो -x अभी तत्काल मान लिया गया है। ठीक है, तो अंदर वाले के बारे में चर्चा कर ली है। अब सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है उसका चर्चा करते हैं। तो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है उसको अगल बगल में सरफेस का मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे खींचेगा इस सरफेस पर, और नीचे वाला भी मॉलिक्यूल खींचेगा कि नहीं खींचेगा? Yes. खींचेगा। तो ये समझ में आ रहा होगा कि इस मॉलिक्यूल पर नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। यस सर। तो यहां पर जीरो होता था नेट फोर्स, लेकिन यहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कोई दिक्कत लग रहा है? ठीक है, अब यहां से दो चीज समझना है। पहले आप एनर्जी वाला पार्ट को पकड़ लीजिए। तो इस जगह पर आपको नहीं लग रहा है कि जैसे उस मॉलिक्यूल के नीचे वाला मॉलिक्यूल लगा रहा होगा, डिट्टो ऊपर में भी वैसे ही लगा रहा होगा? और यहां पर केवल नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि जितना इंडिविजुअल एट्रैक्टिव फोर्स यहां पर इन्वॉल्व होगा उसके रिस्पेक्ट में यहां पर हाफ ही एट्रैक्टिव फोर्स इन्वॉल्व है। क्योंकि यहां पर जैसे नीचे होगा डिट्टो वैसे ऊपर होगा, लेकिन यहां पर तो केवल नीचे ही हो रहा है। तो ये समझ में आ रहा होगा कि जितना एट्रैक्टिव फोर्स इस जगह नेट जीरो है लेकिन इंडिविजुअली लग रहा है, तो जितना एट्रैक्टिव फोर्स यहां पर लग रहा है उसका जस्ट हाफ यहां पर लग रहा है। इसका मतलब जितना यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगा नेगेटिव उसका हाफ यहां पर होगा। जैसे कि यहां पर मान लो कि -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है किसी मॉलिक्यूल के पास, तो यहां पर कितना होगा? -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। और पोटेंशियल एनर्जी के केस में आपको हम बताए थे, या टोटल एनर्जी के केस में बताए थे कि माइनस बताता है कि ज्यादा है कि कम? 3 जूल ज्यादा है -3 जूल से। बोलो यार, -6 जूल कम है -3 जूल से। जबकि फोर्स में क्या है कि -3 न्यूटन, समझ आ रहा है कि नहीं? और 6 न्यूटन लोगे तो 6 न्यूटन है जो कि ज्यादा होता है, या -3 न्यूटन -6 न्यूटन में भी -6 न्यूटन ज्यादा है, तो माइनस का डायरेक्शन को बताता है, लेकिन एनर्जी में माइनस प्लस ज्यादा कम को बताता है। कोई दिक्कत लग रहा है? और यहां पे भी मॉलिक्यूल के पास एप्रॉक्स काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वही टोटल एनर्जी हो जाएगा। तो हम किस कंक्लूजन पर पहुंच गए? बल्ब में जो मॉलिक्यूल होगा उसके रिस्पेक्ट में डबल एनर्जी होगा। किसके पास? सरफेस वाले मॉलिक्यूल के पास। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है, तो सिस्टम
चाहेगा कि उसका जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाए ताकि एनर्जी कम रहे। जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहे उतना ही ज्यादा ना एनर्जी होगा। तो वो क्या चाहेगा कि अपना सरफेस एरिया कम करना कि ज्यादा करना? कम करना। क्यों? ताकि एनर्जी कम हो जाए। तो यहाँ से एक कंक्लूजन ड्रॉ हुआ कि कोई भी लिक्विड जिसका वॉल्यूम फिक्स है, अब तुम वॉल्यूम को बदल दोगे, मॉलिक्यूल को बदल दोगे तो एनर्जी बदलेगा ना जी। ऐसे अगर वॉल्यूम फिक्स है तो वो लिक्विड अपने आप को ऐसा अरेंज करना चाहेगा कि उसका सरफेस एरिया मिनिमम हो जाए। कोई दिक्कत लग रहा है? फिर इसके बारे में आगे चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन अभी तत्काल ये समझ में आ गया ना कि कोई भी लिक्विड अपना मिनिमम सरफेस एरिया रखना चाहता है। कोई दिक्कत लग रहा है? ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब सरफेस टेंशन जनरेट कैसे होता है? तो है क्या कि इस मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है कि नीचे वाला सब डायरेक्शन से खींच रहा है। तो जब सब तरफ से खींचेगा तो आपको नहीं लग रहा है कि इस जगह पर एक तनाव जनरेट होगा? इसको आप ऐसे समझिएगा, आप एक जाल ऐसे कर दीजिए, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टली ऐसे जाल। अब अगर आप उसको, अभी नॉर्मल उसमें टेंशन 0 है, ठीक है, अब आप उसको नीचे पकड़ करके खींचिएगा। जाल ऐसे बिछा हुआ है, इमेजिन करिए कि जाल बिछा हुआ है, या ऐसे समझिए कि मच्छरदानी लगा है ऐसे। अब उसको आप नीचे खींचिएगा तो उसमें टेंशन जनरेट होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो वही यहाँ होता है कि हर मॉलिक्यूल को नीचे खींचा जा रहा है तो सरफेस पर एक टेंशन जनरेट हो जाता है और ऐसा फीलिंग देगा ना जिससे लग रहा है कि एक जाल है। ठीक है, तो थ्योरेटिकली खाली देख लीजिए, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू व्हिच द फ्री सरफेस ट्राइज टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया, तो बताइए दिए, and behaves as if it were under tension, somewhat like a stretched elastic membrane is called surface tension। ये यही बोल रहा है कि सरफेस टेंशन के कारण ऐसा फीलिंग होगा आपको कि इस जगह पर ना एक जाल बिछा दिया गया है। तो इसमें ना रहा कि उस पर कोई बैठेगा तो ये जो जाल ऐसे है वो ऐसे हो करके कुछ भार सहने का क्षमता प्रदान करेगा। बोलो यार, हाँ, ज्यादा भार दोगे तो टूट जाएगा, वो अलग चीज है। लेकिन ये समझ में आ रहा है ना कि अगर ये ऐसे है आप कुछ रखोगे तो ये जाल थोड़ा सा ऐसे होगा, तो जिसको तुम रखोगे उसका एम्प्टी नीचे, इसके कारण, इस जाल के कारण जो टेंशन लगेगा उसका नेट ऊपर लगेगा तो उसको बैलेंस करेगा। तो तुम देखते होगे कि पानी वगैरह के सरफेस पर मच्छर वगैरह चलता है या कोई मैंने छोटा कीड़ा टाइप का है जो कि चल जाता है, तो उस पर एम्प्टी तो लग रहा है। बोलो यार, तो वो डूब क्यों नहीं जा रहा है? तो वो वही रहा है कि उसके एम्प्टी को वो जो होता है ना सरफेस टेंशन, तो वो वहां पर जस्ट पॉइंट नहीं होता, थोड़ा सा ऐसे हो जाता है लिक्विड का सरफेस, समझ आ रहा है कि नहीं? तो वो उसके वेट को बैलेंस कर देता है। कोई दिक्कत लग रहा है? आगे जैसे तुम पढ़ोगे कि केरोसिन छिड़क दिया जाता है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो मच्छर वगैरह जो होता है वो उसमें डूब जाता है। तो होता क्या हो, वो आगे हम पढ़ाएंगे विस्तार से। तेल तुम छिड़क दिए ना तो उसके ऊपर में तो तेल आ गया जिसका सरफेस टेंशन कम होता है, तो अब उस पर कोई आएगा तो एम्प्टी लगेगा नीचे, तो ये अभी भी थोड़ा सा टिल्ट होकर करके लगाना चाहेगा नेट फोर्स ऊपर, लेकिन चूंकि सरफेस टेंशन कम है तो इधर कम फोर्स लगेगा, तो एम्प्टी जब डोमिनेट होगा तो उसमें घुस जाएगा, तो मच्छर क्या होता है कि डूब जाता है, मर जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो खैर उसको तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी तत्काल सरफेस टेंशन का मतलब यही मानना है कि एक जाल टाइप का है उसको, समझ आ रहा है कि नहीं, जिसमें खिंचाव पैदा होगा। ठीक है, अब सरफेस टेंशन को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया गया? ये तो थ्योरेटिकल था कि क्यों जनरेट होता है, क्यों जनरेट होता है? ड्यू टू डाउनवर्ड फोर्स। यस सर, डाउनवर्ड फोर्स जो इस पर जो लगता है तो इस पर तनाव जनरेट होता है, समझ आ रहा है कि? और अब मैथमेटिकली कैसे सोचना है? अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, अगर कोई सरफेस है, ठीक है, और इस पर तुम किसी ऑब्जेक्ट को अलाइन ऐसे तुम
खींच दिए, इमेजिनरी भी लाइन खींच सकते हो या कोई धागा को तुम रख दिए। तो ये समझ में आ रहा है कि इधर वाला इसको ऐसे 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 से खींचेगा और इधर भी ऐसे 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 से खींचेगा। सरफेस पर रहेगा तब अंदर में डूब जाएगा तो नेट पर जीरो लगेगा। अरे बोलो यार, अभी नहीं बोला कि सर अभी तो बायोलॉजी पढ़ा रहे थे, अभी कुछ ढंग का चर्चा नहीं किया जा रहा है। ऐसा चीज को लिया जा रहा है जिसका वॉल्यूम टेंड्स टू जीरो, ठीक है। तो अभी ऐसे रखिएगा तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि इधर वाला ऐसे ऐसे खींचेगा और इधर वाला जो है वो भी क्या होगा, ऐसे 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 खींचेगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये समझ में आ रहा है कि सरफेस पर किसी इमेजिनरी या रियल लाइन को तुम रख दोगे तो अभी भी नेट फोर्स उस पर जीरो लग रहा है। क्यों? क्योंकि जितना उधर खींच रहा है उतना ही इधर खींच रहा है। किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया जा रहा है, हम सरफेस के मॉलिक्यूल के बारे में बात किया जा रहा है, उस पर तो खींचा ही जा रहा है। सरफेस पर कुछ रख दोगे तब जबकि फोर्स लगेगा, ठीक है। तो सरफेस टेंशन को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया गया है? तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, अगर तुम सरफेस पर किसी लाइन को रख देते हो तो, या सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, मैंने सरफेस एनर्जी जो भी होगा ना पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करोगे तो वो सरफेस टेंशन हो जाएगा। ये केवल सुनने के लिए है या डिफिनीशन के लिए कि सरफेस टेंशन को कैसे मैथमेटिकली डिफाइन किया गया है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ या सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो इसी का दूसरा फॉर्मेट हम लोग यूज करेंगे। ध्यान देख लेना है, ये ऐसे होगा, एक तरह से ये दिखाया गया ऐसे करके होगा ऐसे। तो ऐसे होगा तो कोई लाइन को तुम कर दिए ऐसे, तो इस पर फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन से। तो फोर्स एक तरफ के फोर्स का वैल्यू कितना होगा? तो सरफेस टेंशन इस लिक्विड का इनटू इसका लेंथ। ये समझ आ रहा है? समझ ना, लगेगा दोनों तरफ फोर्स। तो जो ये एक आ रहा है वो किसी एक तरफ जो फोर्स लगेगा वो वाला आ रहा है। तो जब तड़ाक से मुंह से निकलना चाहिए कि फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। डिफिनीशन ये है, इसी से ना आया है जी। सरफेस टेंशन का फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन इसको इधर किया तो आपका वैल्यू उतना आ गया। लेकिन उस वेव से नहीं सोचेंगे, डायरेक्ट मुंह से निकलना चाहिए कि फोर्स कितना लगेगा एक तरफ में, तो सरफेस टेंशन इनटू लेंथ के बराबर। कोई दिक्कत लग रहा है? और अगर एनर्जी के व्यू से सोचिएगा तो इसी ढंग से कि सरफेस टेंशन कैसे डिफाइन होगा, तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, एरिया नीचे है तो एरिया को इधर कर दीजिएगा तो आ जाएगा ना सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी किसके बराबर होगा? सरफेस टेंशन इनटू एरिया। तो आप ऐसे नहीं सोचिएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा कि सरफेस एनर्जी कितना होता है, तो सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये दोनों आपको याद रखना है। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो वो क्या होगा? सरफेस टेंशन इनटू एल, एस इनटू एल। सरफेस टेंशन को एस से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। और सरफेस एनर्जी को एस ई बोलेंगे। तो सरफेस एनर्जी कितना के बराबर होगा? तो सरफेस टेंशन इनटू एरिया एस ए के बराबर होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा, एक चीज और ध्यान देना कि एरिया तुम बढ़ा दोगे ना तो सरफेस एनर्जी बढ़ेगा, सरफेस टेंशन नहीं बदलेगा। सरफेस टेंशन है कि लिक्विड का प्रॉपर्टी है। समझ आ रहा है? अगर एक लिक्विड है, टेम्परेचर वगैरह अगर सेम है तो ज्यादा रहे चाहे कम रहे, सरफेस टेंशन क्या होगा? सेम ही होगा। अच्छा बताओ, तो सरफेस टेंशन इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ। ये कितना है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। सरफेस एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ क्योंकि ज्यादा एरिया रहेगा तो ज्यादा एनर्जी रहेगा। कोई दिक्कत लग रहा है? तो समझना, तीन फॉर्मूला तुम ध्यान रखोगे, एक तो वो वाला, एक तो ये वाला। और अगर जो तुम एरिया चेंज करोगे तो फाइनल सरफेस एनर्जी कितना होगा? तो S इनटू A फाइनल। और इनिशियल सरफेस एनर्जी कितना होगा? तो S इनटू A इनिशियल। S तो कांस्टेंट रहेगा तो उन दोनों में चेंज लोगे तो S इनटू A फाइनल माइनस A इनिशियल, तो डेल्टा A के बराबर होगा। ठीक तलाक से मुंह से निकालना चाहिए। सरफेस एनर्जी S इनटू A, बोलो यार। और चेंज इन सरफेस एनर्जी S इनटू डेल्टा है। कोई दिक्कत लग रहा है? बात समझ में आ रहा है? यहां लिख दिया गया है कि सरफेस टेंशन है जो कि सरफेस एरिया या किस पर आप निकाल रहे हैं फोर्स उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये लगेगा यहां पर कि इसको बढ़ाएंगे तो घटेगा, नहीं इसको बढ़ाओगे तो ये वाला बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या?
तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत लग रहा है? अब एक चीज समझिएगा, अगर लिक्विड है, ठीक है, इसमें तो इसका एक सरफेस है जो कि आपको दिखेगा, और लिक्विड सरफेस और एयर या गैस के कंटेंट को देखते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कि एक सरफेस दिखेगा, या वाटर ड्रॉपलेट है, या कोई लिक्विड का ड्रॉपलेट है, तो ड्रॉप का मतलब हुआ कि अंदर में लिक्विड है, तो बाहर में केवल एक वाला सरफेस दिखेगा। कोई दिक्कत लग रहा है? लेकिन अगर जो बबल रहेगा, सॉफ्ट बबल रहेगा या वाटर बबल रहेगा, तो बबल का मतलब क्या हुआ कि अंदर भी एयर और बाहर भी एयर। तो ये समझ में आया कि एक सरफेस हो गया बाहर से और एक सरफेस किधर से हो गया, अंदर से। एक्चुअली में इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में मटेरियल होगा, बोलो यार। तो जब बबल रहेगा या कोई भी बबल है, मैंने सॉफ्ट बबल रहेगा, वाटर बबल रहेगा, तो आपको समझ जाना है कि इसमें दो सरफेस एरिया होता है। कैसे बात करेंगे सरफेस एरिया? तो जो लिक्विड है, समझ आ रहा है कि नहीं, और गैस वाला फेज जो होगा, एयर होगा या कोई भी चीज होगा, तो उसके इंटरफेस को ही ना बोलेंगे कि सरफेस एरिया। तो यहाँ पर क्या है कि लिक्विड है, इसमें भरा हुआ, अरे ये पतला दिख रहा है, लेकिन इसमें होगा ना मटेरियल। तो लिक्विड और एयर का इंटरफेस जो है, फिर इसी के अंदर में जो लिक्विड है और एयर, इसका इंटरफेस जो है, इसको ऐसे भी करके दिखाया जा सकता है कि एक्चुअली में ये ऐसा टाइप का रहेगा। ये समझ में आ रहा है? यहाँ मटेरियल होगा और यहाँ थिन था, अगर थिन कर दो तो ऐसा टाइप का होगा। तो एक ये वाला सरफेस हो गया, एक ये वाला हो गया, जो एयर से कांटेक्ट में रहेगा। कोई दिक्कत लग रहा है? तो गलती नहीं होना चाहिए, जैसे ही सॉफ्ट बबल बोलेगा ना या वाटर बबल बोलेगा, तो आपका दिमाग क्लिक कर लेना चाहिए कि हाँ दो सरफेस होता है, ठीक है। तो अभी पेपर थ्योरेटिकली गुजार दे रहे हैं, फिर न्यूमेरिकल इस पर करवाएंगे, ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा एक चीज तुम देख लो थोड़ा सा, मान लो कि ये स्क्वायर फ्रेम है, ठीक है, इसको क्या किए कि तुम वाटर में साबुन मिला दिए, ठीक है, और उसके बाद ऐसे किए अब निकाले, तो इस पर क्या हो गया कि एक फिल्म चढ़ गया। ये सोचना है कि फिल्म का भी दो सरफेस एरिया होगा, दो सरफेस होगा, एक इधर से एक इधर से, फिल्म ऐसे हो जाएगा ना जी। अरे ये स्क्वायर टाइप का था, तो एक ऊपर से सरफेस एरिया होगा, एक नीचे से सरफेस एरिया होगा, दो सरफेस होगा कि नहीं? कोई बात नहीं। तो जब ऐसे तुम डुबा करके के उठाए, तो स्क्वायर वाले फ्रेम में एक क्या हो गया, फिल्म बन गया। अब इस पर क्या किए हो तुम कि एक स्ट्रिंग को, धागा को इस शेप में रख दिए, किसी शेप में भी रख सकते थे, क्योंकि फरवरी का महीना चल रहा है, इसलिए ऐसा डायग्राम। तो क्या है कि इस शेप में तुम रख दिए ना, रख दोगे तो इसका शेप नहीं बन जाएगा। रीजन समझना, इधर का जो मॉलिक्यूल होगा उसको ऐसे खींचेगा, सरफेस वाला, तो ये समझ में आ रहा है कि अंदर वाला भी ऐसे खींचेगा कि नहीं खींचेगा? ये समझ में आ रहा है कि जितना अंदर में फोर्स लगेगा उतना ही बाहर में भी फोर्स लगेगा। माने ऐसे रख दिए हो तो जितना बाहर वाला लगेगा, लूप के बाहर वाला, लूप के अंदर वाला भी उतना ही ना लगाएगा जी। ये समझ में आ रहा है कि उस पर नेट फोर्स 0 ही लगेगा। लेकिन अब क्या किए कि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है दूसरे का खुशी, दिल बना हुआ, तो तुम क्या किए कि पिन मार दिए बीच में। तो जैसे पिन बीच में मारोगे तो ये वाला भाग तो खत्म होगा, ये वाला फिल्म तो अंदर वाला खत्म होगा, तो केवल बाहर का फिल्म बचा। अब बाहर वाला जब खींचना स्टार्ट करेगा सब तरफ से एक जैसा। एक चीज ध्यान देना जी, कोई भी जो क्लोज लूप बनेगा ना, उसको सब तरफ से यूनिफॉर्मली खींचना स्टार्ट करिएगा तो सर्किल का फॉर्मेट ले लेगा। एक तरफ अगर ज्यादा खींच दीजिएगा तब वो सर्किल नहीं बनेगा, तो बेंड होगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्मली सब तरफ से खींचोगे तो सब तरफ एक के ढंग का ना जाएगा, तो वो क्या होगा कि सर्किल का रूप ले लेगा। तो ये समझ में आया कि इसमें बाहर, सॉरी, इसमें अंदर में तुम पिन मारे तो अंदर वाला फिल्म खत्म हो गया, तो बाहर वाला खींचेगा तो ऐसा हो गया। अच्छा, अगर तो कोई बाहर में पिन मारता तो क्या होता? बाहर में पिन मारता तो बाहर वाला खत्म हो जाता, तो समझना अंदर
जैसे कि फ्रेम ऐसे है ना, तो बाहर में तुम मारते था, बाहर वाला खत्म हो गया तो उसको पकड़ने वाला नहीं रहा तो नीचे गिरेगा, वो अलग चीज है। लेकिन ये समझ आ रहा है कि दिल के अंदर वाला बचा हुआ रह जाता, तो वो अब केवल अंदर तक खींचता, इसको सिकोड़ करके तो पॉइंट कर देता। कोई दिक्कत लग रहा है? ये फीलिंग आ रहा है ना? और भी ढंग से दिया जा सकता है, देख लो ऐसे ही, जैसे कि क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता था, ये दोनों मान लो ऐसा दे देगा कि इस पे चलो एक धागा है ये वाला, और इधर भी है जो कि फिल्म बना हुआ है इस डायरेक्शन में, और इधर भी है जो कि क्या बना हुआ है, फिल्म बना हुआ है, ठीक है। और इसको कुछ बोल देते हैं, इधर वाले को ए बोल देते हैं, इधर वाले को बी बोल देते हैं। अब अगर जो तुम इस डायरेक्शन में पिन मार दोगे, ठीक है, इधर है जो कि पिन तुम मार दी, तो क्या होगा बताओ? तो पूछ सकता है कि शेप किधर कॉनकेव होगा किधर कॉन्वेक्स होगा, तो पिन इधर मार दिया, इधर का पिन तो खत्म हो गया। ये समझ आ रहा है कि शुरू में स्ट्रेट लाइन था, ये स्ट्रिंग धागा, तो जितना इधर से लग रहा था उतना इधर से लग रहा था। ये नहीं बोल सकता कि इधर ज्यादा एरिया, उससे हमको क्या मतलब, हमको लेंथ से मतलब नहीं, तो जितना उधर लग रहा हो उतना इधर लग रहा हो तो स्ट्रेट होगा। अब जैसे कि इधर तुम पिन मारोगे तो इधर का फिल्म खत्म हो गया, तो अब केवल इधर का फिल्म बचा। ये समझ में आ रहा है कि वो खींचेगा तो इस टाइप का बना देगा, इस टाइप का बना देगा, बोलो यार ऐसा टाइप का हो जाएगा। तो किधर कॉनकेव हुआ, कॉनकेव मतलब हुआ जो बेंड रहेगा उधर साइड में, तो ए के साइड में क्या हो गया, इसमें कॉनकेव हो गया, अब बी के साइड में क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। तो रटना नहीं है इसको, हम बस केवल दिमाग खोलने के लिए जो कि इस एग्जाम्पल को दिए हैं कि ये तुम समझ लो कि क्या कहानी चल रहा है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? नो सर। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी शुरू में क्या है ना कि थ्योरेटिकल टाइप का है, उसके बाद फिर क्या है कि इसके बाद न्यूमेरिकल करवाएंगे, ठीक है। चलो पहले कुछ छोटा सा बच्चा टाइप का है न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये वाला क्या है जी, एक सॉफ्ट बबल है, ठीक है। सॉफ्ट बबल बोला मैंने समझ में आ रहा है आपको कि दो सरफेस होगा, बोलो यार, तो फोर्स भी लगेगा तो दो तरफा लगेगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी क्या बना होगा कि दो तरफे लग रहा होगा, एक ऊपर वाले सरफेस के कारण एक नीचे वाला लग रहा है, लेकिन जब छेद करिएगा तो ये वाले खत्म होगा, तो बाहर वाला का ऊपर वाला भी सरफेस और नीचे वाला भी सरफेस इसे ना खींचेगा, उसको ऐसे खोल देगा, समझ आ रहा है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है आपसे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये एक हुक टाइप का बना हुआ है, ठीक है। इसको क्या किया होगा कि सॉफ्ट मिला हुआ होगा, बाद में उसको डाला होगा, इसे निकाला होगा तो एक फिल्म बन गया होगा। ये भी एक मैकेनिक स्ट्रिप है जो कि मासलेस है, ठीक है। अब क्या है कि एक एम मास को इससे लटकाया गया, देखा कि ये इक्विलिब्रियम है, तो आपसे पूछ रहा है कि उसका वैल्यू कितना होगा, मास कितना होगा। इसको ये समझना है कि ये सॉफ्ट बबल है, ये समझ में आ रहा होगा आपको कि इधर भी सरफेस होगा इधर भी सरफेस होगा, यस सर। तो इस लेंथ पर इधर में सॉफ्ट बबल है नहीं, इधर उधर दो बबल है, केवल इधर सॉफ्ट बबल है। समझ में आ रहा है कि केवल ऊपर फोर्स लगेगा सॉफ्ट बबल के कारण, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा ऊपर, तो एल ये वाला दिया हुआ है ना जी, तो एस 0.025 इंटू एल 0.1 ऐसा लिखना करोगे, तो ये एक तरफ के सरफेस के कारण लगा ऊपर, इस पर एल पर एक तरफ के कारण लगा ना एस इंटू एल, तो दूसरा तरफ वाला भी सरफेस लगाया कि नहीं लगाया, तो इतना नेट फोर्स ऊपर हुआ, ये बात समझ में आया। तो उसी को बैलेंस ना कर रहा होगा ये
सब असाइनमेंट में ही यूज किए। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कर लीजिएगा। ये हो गया कितना, ये हमारा हो गया 2.5 into 10 to the power -3, आज ये वाला इधर जाएगा, तो 2.5 into 10 power -4 into 2, एक तरह से कितना हो गया 5 into 10 to the power -4, सब असाइनमेंट में है, केजी में आ जाएगा। यस सर। ठीक है, ग्राम में करिएगा 0.5 ग्राम होगा। ठीक है, वो जो भी होगा ये समझ में आ रहा है। यहाँ पर जैसे तुमको दूसरा प्लेस छूटेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ लो कि एक ऑप्शन तुमको पकड़ा देगा। यस सर। तो ये ध्यान रखना है कि सॉल्व बबल या वाटर बबल जैसे देगा दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि दो सरफेस के बारे में चर्चा करें। ठीक है, अब यहाँ से कुछ चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं जो याद रखिएगा, हालांकि इसके बाद तो पूरा विस्तार से उसको पढ़ाएंगे। दे रहा है कि वाटर फिल्म है और सरफेस टेंशन उसका एस है, ये मेटालिक स्ट्रिप है जो मासलेस है। इसको क्या है ना कि कोई इधर खींचने का प्रयास कर रहा है और डी दूरी तक खींचता है, कोई दूसरा एक्सटर्नल वाला सॉफ्ट बबल किधर, सॉरी वाटर बबल किसको वाटर बबल बोले या वाटर फिल्म बोलो, सॉरी यहाँ पर फिल्म होगा, बबल तो होगा जब ऐसे होगा तो इधर खींचेगा जी। तो अगर इधर से कुछ नहीं लगाता तो समझ में आ रहा है कि स्ट्रिप पर इधर चलता। यस सर। बोलो यार, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि इधर कोई खींच करके चला रहा है, तो अगर स्लोली चला रहा होगा तो जितना सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, उतना ही दूसरा वाला उधर लगा रहा होगा, उससे ज्यादा लगाएगा तो एक्सीलरेट होगा, लेकिन अभी उतना ही लगा करके चला रहा है। ठीक है, यस सर। तो वो पूछ रहा है कि डी दूरी चलने पर जो वर्क किया जाएगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वो कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो ढंग से बना के आपका खाली दिमाग खोलना चाह रहे हैं, कुछ बात है जो कि बैठाना चाह रहे हैं आपके दिमाग में। तो ये समझ में आ रहा है ना कि वर्क अगर एक्सटर्नल के द्वारा कैलकुलेट करोगे तो जितना इधर लगा रहा है सरफेस टेंशन फोर्स उतना ही उधर लगाएगा, तो एक्सटर्नल वाला लगाएगा उधर और चलेगा उधर, तो कोई डिफरेंस ना होगा। तो कितना लगाएगा उधर एक्सटर्नल वाला, तो पहले जितना इधर वाला लगाएगा, तो एस है इसका लेंथ एल है, तो एस इनटू एल यस सर। इनटू 2, कितना फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा सरफेस टेंशन, तो एक्सटर्नल को उतना फोर्स लगाना पड़ेगा और फोर्स उधर लग रहा है, डी भी उधर चला है, इतना बर्नन हो जाएगा कि नहीं यस सर। एक्सटर्नल के द्वारा। अच्छा, डी उधर चलेगा तो ये समझ में आ रहा है कि सरफेस टेंशन के द्वारा जो वर्क होगा वो इतना ही से माइनस में होगा, तो सरफेस टेंशन इधर लगा रहा है और अभी चल उधर रहा है। यस सर। बोलो यार, हम क्या बोले सरफेस टेंशन का हमेशा नेगेटिव वर्क में होता है ना, अगर तुम इसको छोड़ दो तो सरफेस टेंशन इधर खींचता चलता है इधर, तो पॉजिटिव वर्क होता है। बात समझ में आ रहा होगा। तो इतना एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। अच्छा, अब थोड़ा सा सोचना, इसका सरफेस एरिया कितना से बड़ा है, समझना नहीं। हम डेल्टा यू का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डेल्टा यू का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, एस इनटू डेल्टा ए, यही ना बताया था कि चेंज इन सरफेस एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, तो एस इनटू डेल्टा ए के बराबर। बोलो यार, तो सरफेस टेंशन हो गया एस इनटू डेल्टा ए। तो देखो ये जब डी दूरी बढ़ जाएगा तो केवल यही ना चेंज होगा, ये वाला तो पहले से था ही। यस सर। ये समझ आया कि जब डी दूरी बढ़ेगा, जब ये डी दूरी बढ़ जाएगा तो यही वाला ना एरिया है जो कि एक्स्ट्रा हुआ। यस सर। तो इसका एरिया कितना होगा बताओ तुम, तो L इनटू डी, एक तरफ सरफेस एरिया उतना बढ़ा और दूसरे तरफ भी बढ़ा होगा, तो कितना बढ़ गया बताओ, L इनटू डी, एक तरफ से सरफेस एरिया बढ़ा, उसके बाद इतना हो गया। देखो तो ये वाला इसी के बराबर है कि नहीं, 2SLD, यहाँ भी क्या आ गया 2SLD, कोई दिक्कत लग रहा है क्या,
तो एक्चुअली हुआ क्या कि जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क किया ना वही एनर्जी तो गया उसके पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने। Yes. और हम लोग पहले से भी जान रहे हैं कि जब तक काइनेटिक एनर्जी में छेद नहीं है तब तक डेल्टा यू जो होता है वो डब्ल्यू एक्सटर्नल के बराबर होता है। Yes, sir. या डेल्टा यू जो होता है वो माइनस डब्ल्यू इंटरनल के बराबर होता है जब तक काइनेटिक एनर्जी में छेद नहीं। काइनेटिक एनर्जी में छेद होता है तब तो डब्ल्यू टोटल इक्वल टू छेद काइनेटिक एनर्जी से सोचा जाता है। बोलो यार कोई दिक्कत लग रहा है? तो क्वेश्चन इस ढंग से हम लोग बनाएंगे इसके जस्ट बाद इसको मिला कर वही वाला पढ़ाया जाएगा कि कभी भी सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसका एनर्जी बढ़ेगा सरफेस एनर्जी, तो इसका मतलब कोई ना कोई एक्सटर्नल वाला बढ़ाने वाला। बोलो यार। और अगर कभी भी सरफेस एरिया घटेगा तो उसका एनर्जी घटेगा तो वो एनर्जी जो निकलेगा ना तो वो कहीं भी जा सकता है। हो सकता है कि उस एनर्जी से वो अपना ही टेम्परेचर बढ़ा ले या हो सकता है कि वो एनर्जी जो कमी आया वो ऐसे हीट बाहर हुआ चला गया। नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो क्वेश्चन पूछता है कि पहले इतना था सरफेस एरिया बाद में इतना हो गया तो कितना हीट रिलीज हुआ था आपको समझ जाना है कि जो एनर्जी चेंज हुआ। ये बोलेगा कि कितना टेम्परेचर बढ़ा था आपको ये समझ जाना है कि जो हीट एनर्जी निकला उसको वो यूज कर दिया टेम्परेचर चेंज करने में। Yes, sir. समझ आ रहा है ना? तो ये ध्यान रखिए कि डब्ल्यू एक्सटर्नल जब पूछेगा तो आपको समझ जाना है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है जो कैलकुलेट करना है। समझ आया ना? तो ये ध्यान रखिएगा। हालांकि तो वर्क एनर्जी में पढ़ा दिया गया है लेकिन आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पर जो एग्जांपल दिए वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि दिमाग खुले थोड़ा सा। आप लोगों को पूछ नहीं रहा है जेईई वगैरह में सब सवाल पूछे हुए इस टाइप का। देखो जी अगर तुम किसी डिस्क को वाटर के सरफेस पर रख दोगे ठीक है और तुम उसको खींचने का प्रयास करोगे तो ये समझ में आ रहा है कि डिस्क में तो इस जगह पर फोर्स लगाएगा Yes, sir. एरिया पर फोर्स लगाएगा। सरफेस टेंशन के कारण एरिया पर फोर्स नहीं लगता है लेंथ पर फोर्स लगता है। Yes, sir. एनर्जी होता है एरिया के कारण। बात समझ में आ रहा है? तो डिस्क जब तुम रख दोगे तो नीचे में वाटर है या कोई भी चीज लिक्विड है तो वो इस पर तो फोर्स नहीं लगाएगा तो केवल किनारा पर ना लगाएगा। अब तुम उसको दबाओगे तो वो ऊपर डायरेक्शन में लगाना चाहेगा। अब अगर खींचोगे तुम उसको निकालना चाहोगे तो वो वाला जो लिक्विड है वो नीचे डायरेक्शन में लगाना चाहेगा। तो शुरू में यही होगा कि तुम जैसे इसे उठाओगे वो लिक्विड को इसके साथ उठेगा। रीजन क्या है कि ये खींच रहा है उसको लिक्विड उसको खींच रहा है तो ये भी उसको खींचेगा। तो थोड़ा देखो कि लिक्विड वाला भी भाग है तो थोड़ा ऊपर उठ गया। Yes, sir. खैर चलो हम अभी उसमें इंटरेस्टेड नहीं। इस डिस्क का वेट W कह रहा है कि कितना फोर्स लगाए उस पर कि वो पानी के सरफेस को छोड़ दे। तो जब जैसे छोड़ने लगेगा जिस समय में तो ये समझ में आ रहा है कि इस समय में वाटर वाला का शेप ऐसा जो होगा तो सरफेस टेंशन का इस पर नीचे फोर्स लगेगा। Yes, sir. नहीं दिख रहा है तुमको? एक्चुअली में वाटर का सरफेस ऐसा रह ही नहीं जाएगा। वाटर का सरफेस ऐसा टाइप का हो जाएगा जब इसको तुम उठाना चाहोगे तो Yes, sir. Yes, sir. तो ये समझ आ रहा है कि सब जगह पर ऐसे होगा तो सब जगह पर नीचे फोर्स लगते रहेगा ना किनारा में। Yes, sir. तो कितना फोर्स लगेगा नीचे सरफेस टेंशन के कारण तो 2πr × s इस डायरेक्शन। अच्छा ये समझ आ रहा है कि अगर कोई दबाना चाहेगा तो डूबने के जस्ट पहले में वो जो लिक्विड ऐसे था वो ऐसा टाइप का हो जाएगा तो उस समय में उतना ही सब ऊपर फोर्स लगेगा। Yes, sir. अरे जाल टाइप का है नीचे करोगे तो ऊपर लगेगा और ऊपर करोगे तो नीचे लगेगा। बोलो यार। Yes, sir. तो कितना फोर्स तुम लगाओगे तुम उठा लो तो एक तो क्या होगा कि जितना वेट है उसको तुमको काउंटर करना पड़ेगा Yes, sir. प्लस सरफेस टेंशन वाला भी पार्ट को। बोलो यार। Yes, sir. तो W प्लस सरफेस टेंशन के कारण कितना लगेगा 2πr × s। कोई दिक्कत लग रहा है? हाँ? केवल इसी पर ना लगेगा समझ में आ रहा है? चलो अब रिंग अगर जो रहेगा तो ये समझ में आया कि रिंग रहेगा तो बाहर वाले भाग पर भी लगेगा नीचे अगर तुम ऊपर करना चाह रहे हो तो Yes. और अंदर वाले पर भी लगेगा। ऐसे है तो ये लेंथ हो गया
और ये भी लेंथ ना हो गया है। तो ये समझ में आ रहा है कि अंदर वाले भाग पर भी नीचे लगेगा, बाहर वाले भाग पर भी नीचे लगेगा। और चूंकि रेडियस सेम है तो जितना बाहर लगेगा उतना ही अंदर लगेगा। क्या हम बोल रहे सरफेस टेंशन हमेशा नीचे ही लगता है, तुम जो करना चाहोगे उसको उल्टा डायरेक्शन में लगेगा। बोलो जी। तो कितना हो जाएगा बताइए जी। हम एक तो वेट को काउंटर करना पड़ेगा अगर आपको उठाना है तो, प्लस कितना हो जाएगा 2 पाई r into s बाहर वाले पर और उतना ही अंदर वाले पर। बोलो यार, इतना सरफेस टेंशन लगाएगा तो उसको काउंटर करना पड़ेगा, वेट को काउंटर करना पड़ेगा। मतलब इतना फोर्स तुम लगा हुआ तब वो है जो ऊपर जाएगा, सब वो छूट जाएगा उससे। जस्ट छूटने के पहले उतना फोर्स लगेगा, कोई दिक्कत। ये समझ आ रहा है कि आराम से खाली लिक्विड से सब हिले रहते हैं, तब नेट फोर्स जीरो लगता, सब ऐसे ऐसे खींचता था, जीरो था। तुम उठाना चाह रहे हो या डुबाना चाहोगे तब उस समय कौन सा कोई दिक्कत नहीं। जब तक सरफेस टेंशन नहीं था तब तक नहीं मानते, लेकिन क्वेश्चन में सरफेस टेंशन दे करके पूछेगा ना तो समझ आना कि सरफेस टेंशन के भी बारे में सोचने के लिए बोल रहा है। कोई दिक्कत नो सर। चलो अब इसको तुम देखो, तो इसमें क्या दिया है कि एक स्क्वायर फ्रेम है जिसके बाहर का साइड लेंथ ए है और अंदर का साइड लेंथ कितना है b, और ये वाला खाली है। ये समझ में आया कि बाहर में 4a लेंथ पर लगेगा और अंदर में 4b लेंथ पर लगेगा और उठाना है तो वेट को भी काउंटर करना पड़ेगा। अगर वेट नहीं था तो केवल सरफेस टेंशन के जितना लगा था ऊपर। बोलो यार, सरफेस टेंशन के फोर्स के कारण जो लगता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो एक तो वेट को काउंटर करना पड़ेगा, उसके बाद जब उठाना चाहो तो नीचे ना लगाएगा ये सरफेस टेंशन कितना तो 4a into s प्लस 4b into s। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? ऊपर उठाओगे सब नीचे लगाए। बोलो यार। अच्छा अगर बोलता कि पानी में डुबो देने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, समझना। पानी में जब डुबाते तो mg तो उधरे लग रहा है, तब क्या होता कि उस सिचुएशन में सरफेस टेंशन के कारण फोर्स ऊपर लगता तो नेट फोर्स ऊपर कितना लगता। तो इस सिचुएशन में देखोगे तो नेट इतना ही ऊपर लगता और W नीचे, तो नेट फोर्स ऊपर डायरेक्शन में 2 पाई r s माइनस W लगता। तो उतना से तुम क्या करते कि नीचे करते। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड नीचे तुम डुबाओ चाहे ऊपर उठाओ सेम रहेगा, डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि तुम क्या करना चाह रहे हो। जो करना चाहोगे उसको उल्टा डायरेक्शन में लगेगा। समझ में आ रहा है? ये समझ आ रहा है कि अगर धसाना चाहोगे तो 2 पाई r into s ऊपर लग रहा है, W नीचे लग रहा है, तो नेट ऊपर कितना लग रहा है 2 पाई r into s माइनस W, उतना ऊपर लग रहा है तो उतना ही से तुम दबाओगे। बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं। अगर सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लग रहा है उससे ज्यादा होगा वेट तो खुद डूब जाएगा। तो नॉर्मल केस में यही होता है। कोई दिक्कत लग रहा है? सरफेस टेंशन के कारण फोर्स बहुत कम लगता है। समझ आ रहा है कि नहीं? इस कारण से कोई भी चीज को लिक्विड में डालते हो तो डूब जाता है। बोलो ये क्लियर हो गया कि रिंग रहेगा और सरफेस टेंशन का कारण फोर्स का बात करेगा तो उसमें दो लेंथ तुमको दिखना चाहिए। हो सकता है कि रिंग का भी रेडियस अलग अलग देता था, बाहर का 2 पाई कैपिटल आर होता, अंदर का 2 पाई स्मॉल आर होता। तो समझ में आ रहा होगा और फोर्स को कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। अच्छा अगर जो किसी लिक्विड सरफेस पर एक रड को रख देगा, ठीक है, तो रड को रख देगा तो ध्यान रखना कि एक इधर का लेंथ कांटेक्ट में रहेगा और एक इधर का रहेगा। तो उठाना चाहोगे तो इधर वाला भी फोर्स नीचे लगेगा और इधर वाला भी फोर्स नीचे लगेगा। ये समझ ना, जब उठाते हो तो लिक्विड को थोड़ा सा ऐसे हो जाता है तो वो ऐसे लगेगा। जब केवल सरफेस पर रखा ले तब तो ऐसे लग रहा था, नेट फोर्स 0 था, बताया था नहीं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि केवल ऐसे पकड़ के रखे हुए तुम नहीं हो, इसको तुम उठाना चाह रहे हो तो लिक्विड का शेप ऐसे हो जाएगा, सरफेस टेंशन ऐसे लगेगा। ऐसे धसाना चाहोगे तो लिक्विड का शेप ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे करना चाहिए। तो जब एक रड भी रख देगा तो आपको क्या है कि फोर्स देखना। तो ये समझ आ रहा है ना कि आपको उठाने के लिए फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। तो W को काउंट करने के लिए बोलो यार। और अगर जो इसका लेंथ, अच्छा लेंथ दे लेते हैं, लेंथ
लेंथ अगर एल है तो उठा रहे हो तो नीचे लगेगा ना जी, एस इंटू एल एक तरफ और दूसरे तरफ भी ले, तो दिक्कत लग रहा है, बात समझ में आ रहा होगा। तो ये सब एग्जाम्पल आपसे इसलिए पूछा जाता है कि दिमाग खोला हुआ है। जेईई में आया है, सब ने आया है, एक आध सवाल आया है, ये सब भी जो पूछने का चांस है, पूछ नहीं रहा है, पूछ भी करेगा। तो ये इंट्रोडक्शन है। इसके बाद है कि सरफेस एरिया किस किस सिचुएशन में वेरी करेगा, तो सिचुएशन में सरफेस एनर्जी भी वेरी करेगा। अब सरफेस एनर्जी बदलेगा तो वो एनर्जी कहाँ जाएगा, टेम्परेचर में अगर चेंज हो जाएगा तो कितना हीट एनर्जी है जो कि उसके टेम्परेचर को बढ़ाने में जाएगा तो कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, ये सब मिक्स करके प्रॉब्लम बनाया जाता है। कोई दिक्कत लग रहा है? ध्यान रखिएगा, बार बार इसलिए ये बात बोला जाएगा क्योंकि वो क्वेश्चन देता ही है कि आपसे गलती हो जाए। बबल में दो सरफेस और लिक्विड ड्रॉप में क्या होगा, एक सरफेस होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसमें हर चीज है जो कि डबल टाइप का हो जाता है। अगर रेडियस सेम रहा तो रेडियस अगर अलग अलग रहेगा तो अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि अक्सर है यहीं पर बच्चा से गलती। कोई दिक्कत लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो कि न्यूमेरिकल वाला पार्ट देखते थोड़ा सा फिर तरीका है न्यूमेरिकल। अभी तक हम लोग सरफेस टेंशन का इंट्रोडक्शन देख चुके थे। उसमें हम लोग ये जाने थे कि सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है कि सरफेस वाले मॉलिक्यूल का एनर्जी ज्यादा होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो उस पर कुछ न्यूमेरिकल बना लेते हैं, उसके बाद फिर नया टॉपिक पढ़ते हैं। दिया हुआ है कि एक ड्रॉप ये है, एक ड्रॉप ये है, इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सरफेस टेंशन है जो कि दिया हुआ है। सरफेस टेंशन एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा, समझ आ रहा है कि नहीं? वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करेगा, ये लिक्विड का प्रॉपर्टी, ठीक है। टेम्परेचर वगैरह पर डिपेंड करता है तो वो तो हम लोग आगे देखेंगे। तो आपको यही बोल रहा है कि इस दोनों में सरफेस एनर्जी का डिफरेंस बताइए। तो इसका कितना हो जाएगा एनर्जी? आपको एक तरह से सरफेस एनर्जी का डिफरेंस ना पूछ रहा है जी, डिफरेंस ऑफ सरफेस एनर्जी। तो इसका कितना हो जाएगा? तो 4 पाई आर स्क्वायर तो हो जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर -4, ऐसा इंटू एस का वैल्यू 0.5 माइनस उसका कितना हो जाएगा 4 पाई 4 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 0.5। इसी को डील आप कर लीजिएगा तो देख लीजिएगा आप 5 चक्का 20 तो 2 हो गया, तो 2 पाई, ठीक है। और 16 में से 4 गया तो 12, तो इसका मतलब 24 पाई हो गया, 24 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 जूल, ये है ना। इसी को डील कर लिया जाएगा जो भी अपना आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए दिया हुआ है कि 2 सॉफ्ट बबल है और एक का रेडियस r है, उसके बाद क्या है कि उसको फुला करके 2r कर दिया गया है। तो आपको बताना है कि W एक्सटर्नल कितना होगा। तो W एक्सटर्नल में तो हम लोग याद ही रखते हैं कि बराबर होता है किसके, जितना से एनर्जी चेंज होगा। तो फाइनल तो ये ना हो गया, तो कितना हो जाएगा 4 पाई 2r का स्क्वायर इंटू s सरफेस टेंशन। इतना एक तरफ का एनर्जी हो गया 4 पाई r स्क्वायर इंटू एस, ये एक तरफ का एनर्जी हो गया। वैसा वैसा 2 सरफेस का है। तो बबल वाला में क्या है कि 2 नहीं छूटना चाहिए, तो गलती करवा लेगा। इसमें कितना हो जाएगा जी 4 पाई r स्क्वायर इंटू एस, एक तरफ का इंटू 2। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये बराबर होगा किसके, तो 4 दूनी 8, ये 4 में हो जाएगा 16, 32 हो गया, ये 8 हो गया, कितना हो गया ये ना होगा। तो बस यही दिया गया है कि बबल वाला में 2 वाला पार्ट नहीं छूटना चाहिए, तो गलती हो जाएगी। समझ आ रहा है? तो आप लोगों को ऐसा ही छोटा छोटा सवाल
सवाल रहता है। क्वेश्चन तो बहुत सारा बनाया जा सकता है कि एक ड्रॉपलेट है जो कि कोलैप्स होकर लिक्विड बन गया, या लिक्विड है जो कि लिक्विड ड्रॉपलेट है जो कि फैल करके बबल बन गया। लेकिन छोड़िए वो सब नहीं करिए, लेवल 1 में इतना ही जानिए। इसी ढंग का सवाल आता ही है I2 की मोस्ट टाइप का, कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा सोचने पर वो बन जाता है, लेकिन खैर छोड़ दीजिए उसको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आपको क्या पढ़ना है, पढ़ना में है ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन बता इसलिए दिया जाता है ना कि देखा हुआ रहेगा तुरंत क्लिक कर जाएगा, ठीक है। पढ़ना है स्प्लिटिंग ऑफ बिगर ड्रॉप। तो ये बड़ा सा जो ड्रॉप है वो टूट गया n आइडेंटिकल पार्ट, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये भी क्या है कि ड्रॉप बन जाएगा। तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ एक सरफेस था, यहाँ पर ढेर सारा सरफेस हो गया, अरे कम सरफेस एरिया का ही हुआ लेकिन ढेर सरफेस एरिया हो गया। तो इधर आने पर उसका सरफेस एनर्जी है जो कि बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या है? तो सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगा, इसका मतलब समझ में आया कि कहीं ना कहीं से सिस्टम में एनर्जी आया। बोलो यार। तो या तो एक्सटर्नल एजेंट वर्क किया होगा तब वो एनर्जी आया होगा, सरफेस एनर्जी, या ऐसा हुआ होगा कि हीट एनर्जी खींच लिया होगा, उस सरफेस एनर्जी में चल गया होगा तो इसका टेम्परेचर डाउन होगा। अरे बोलो यार, ये ध्यान रखना है कि जैसे ही टूटेगा ना ये, इसका सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगा। इससे क्या है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आप फील कर सकते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं। तो एक टूट करके ढेर सारा छोटा छोटा बन जाएगा, सरफेस एनर्जी बढ़ गया, तो सिस्टम में एनर्जी बढ़ा तो कहीं ना कहीं से तो आया होगा। तो या तो एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर दिया था तो उसका वाला एनर्जी इसमें आ गया, या फिर क्या हो सकता है कि थर्मल एनर्जी को सरफेस एनर्जी में ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर डाउन होगा। बोलो यार। इसलिए तुम देखते होगे कि पेंट वगैरह है जो कि जब छिड़का जाता है ना तो वो ठंडा टाइप का फीलिंग देता है इसके रिस्पेक्ट में, या ऐसे ऐसे करके नाई जब नहीं पानी मारता थोड़ा सा ज्यादा ठंडापन टाइप का फील आपको देता है। समझ आ रहा है। एक्चुअली क्या है कि वो ड्रॉपलेट बनने का कहानी है, यही बात कहानी। सरफेस एनर्जी बढ़ जा रहा है तो वो हो क्या रहा है, तो उसका थर्मल एनर्जी को खींच ले रहा है, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है। खैर एक रिजल्ट तो आपको याद ही रखना है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर में ये रिलेशन होता है। आया कैसे होगा, तो इसका मास कितना होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब इनटू रो, और उसका कितना होगा 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब इनटू रो इनटू एन। जितना इसका मास उतना है उसका मास, दोनों को बराबर करोगे कि रिजल्ट आ जाता है, जिसको एकदम बिना सोचे समझे एकदम रपेट करके याद रखना है कि कैपिटल आर का वैल्यू कितना होता है, तो n पर पावर 1/3 इनटू स्मॉल आर। इसका कम से कम 10 जगह पर जरूरत है। कैपेसिटर में भी जरूरत पड़ता है, बहुत जगह पर जरूरत पड़ता है, विस्कोसिटी उसको भी जरूरत पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अच्छा ये ध्यान रखना जी कि टूटेगा चाहे टूटेगा रिलेशन में ही रहेगा, समझ आ रहा है। तो कैपिटल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, n पर पावर 1/3 इनटू स्मॉल आर, ठीक है, गारंटी हो रहेगा। ये चाहे टूटे चाहे n को मिल कर करके एक बने, कोई दिक्कत लग रहा है। तो डेल्टा U का वैल्यू कितना होगा, तो फाइनल इसका एनर्जी माइनस इसका एनर्जी, तो उसका एनर्जी कितना होगा जी, तो 4 पाई r स्क्वायर इनटू s, एक ड्रॉपलेट का सरफेस एनर्जी होगा इनटू n, ये टोटल एनर्जी हो गया उधर का, माइनस इसका टोटल एनर्जी। आइए समझ में आ रहा होगा कि ये पॉजिटिव होगा, सरफेस एरिया बढ़ गया तो ये पॉजिटिव होता है। तो ये एक नॉर्मल इक्वेशन है, समझ में आ रहा है कि नहीं। जनरली वो क्या करता है ना कि कोई एक रेडियस का डाटा देगा तो दूसरा रेडियस को खुद निकल जाता है इससे, या फिर क्या करता है कि वॉल्यूम दे देता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको ना याद रखेंगे तो पता चल जाता है, आप इस दोनों को याद रखिएगा, इसी से आया है लेकिन याद रखिएगा। डेल्टा U का वैल्यू कितना होता है, तो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इनटू s इनटू n पर पावर 1/3 माइनस 1। अब वॉल्यूम के टर्म में तो 3s भी 1/r माइनस 1/r, तो पता चल रहा होगा कि नीचे में छोटा वाला होगा पहला वाला टर्म में, ये छोटा रहेगा तब नहीं ज्यादा होगा तो पॉजिटिव होगा। बोलो यार। तो स्प्लिटिंग के केस में आप याद रखिएगा, तो कंबाइन होगा तो खाली उल्टा ना होगा
खाली माइनस लग जाएगा, ये वाला वही रहेगा। ये बात तो समझ में आ रहा होगा? Yes, sir. कोई दिक्कत लग रहा है? तो डाटा देगा जी या तो किसी एक का रेडियस देगा या वॉल्यूम देगा, तो वॉल्यूम देगा तो ये यूज करिएगा। Yes, sir. ये टोटल वॉल्यूम है, ये समझ में आ रहा है ना? बोलो यार। Yes. ये वाला जो है ये भी टोटल है और कैपिटल आर का डाटा देगा तो ये वाला यूज करिएगा। स्मॉल आर का देगा तो इसको क्या करिएगा, पुट कर दिया कैपिटल आर के जगह पर n पर पावर 1/3 इनटू स्मॉल आर का, तो स्क्वायर n पर पावर 1/3 इनटू स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा जी। तो ये याद रहेगा तो स्मॉल आर के भी टर्म में तुरंत निकल जाएगा। Yes, sir. और वॉल्यूम देगा तब तो इसका यूज करिएगा। ये इसलिए बताया जा रहा है ना कि मेंटल के बच्चा का दिमाग अड़बड़ा जाता है उस समय में, तो उसको जल्दी बनाना रहता है। तो क्या होगा कि इसी को इस टर्म में करने पर थोड़ा सा झंझट उसको लगने लगता है, तो रट ले रहो डायरेक्ट। कोई ऐसे रट सकता है बड़ा वाला का सरफेस एनर्जी इनटू n पर पावर 1/3 माइनस 1। बोलो यार, तो वही डेल्टा u के बराबर बात है। कोई दिक्कत लग रहा है? ये सिखा नहीं रहे, सीधे रटवा रहे हैं। इसी से आ जाएगा सब। स्मॉल r के जगह पर r बाई n पर पावर 1/3 पुट करोगे ना और उसका स्क्वायर करके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। वैसे ही ये भी चलाता है, समझ में आ रहा है? लेकिन आप याद रखिए, ठीक है, ताकि जल्दी से डील हो सके। रट जाना सीधे। अच्छा, आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा? अगर पूछेगा कितना W एक्सटर्नल वर्क किया तो W एक्सटर्नल तो हमेशा वर्क करेगा डेल्टा U के बराबर। बोलो यार। और अगर जो वो W एक्सटर्नल का चर्चा नहीं किया, टेम्परेचर में चेंज उनका बात किया, तो जो भी डेल्टा U है वो ms डेल्टा T के बराबर हो जाएगा। यहाँ S डैश इसलिए कर दिए हैं क्योंकि यहाँ पर S से हम लोग सरफेस टेंशन इंडिकेट कर रहे हैं। ये समय है कि डेल्टा T जो निकालोगे ना वो उतना से घटेगा। Yes, sir. समझ में आया? हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज डील कर रहे हैं। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? कुछ है ही नहीं जो कि दिक्कत लगे। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ बिगर ड्रॉप बनेगा तो ढेर सारा छोटा छोटा मिल करके एक बन गया। देखिए सरफेस आपको दिखेगा बड़ा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में नेट सरफेस एरिया यहाँ कम ना होगा जी। तो सरफेस एरिया कम है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ एनर्जी कम है। तो पहले ज्यादा एनर्जी था, अब बाद में क्या हुआ, कम हो गया। इसका मतलब कुछ एनर्जी कहीं ना कहीं गया। तो वो एनर्जी कहाँ कहाँ जा सकता है? तो या तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने में चल जाएगा, तो डेल्टा U का वैल्यू जो होगा, डेल्टा U का मैग्नीट्यूड वो बराबर होगा S डैश डेल्टा T के। या ऐसा भी हो सकता है कि कंबाइंड हुआ तो जो एनर्जी घटा तो वो निकला है ना जी, तो वो किस फॉर्मेट में चला गया, तो इसके काइनेटिक एनर्जी के टर्म में चला गया। बोलो यार। तो जो भी चेंज इन एनर्जी होगा उसका मैग्नीट्यूड अगर काइनेटिक एनर्जी बात करेगा तो हाफ mv स्क्वायर के बराबर होगा, और टेम्परेचर चेंज का बात करेगा तो ऐसा होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है, थ्योरी नहीं। लेकिन गुजारा इसलिए जाता है कि देखे हुए रहिएगा तो दिमाग क्लिक कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ लिखिए दिए हैं कि डेल्टा U कॉम्बिनेशन बराबर होगा माइनस डेल्टा U डिस्ट्रीब्यूटिव। समझ में आ रहा है? ये ऊपर ऊपर ही फील करना कि छोटा छोटा ढेर सब मिला के एक बना दोगे तो एक के रिस्पेक्ट में एरिया बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल एरिया घट गया तो एनर्जी घटा। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी निकलने वाला वहां पर से, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं जाएगा ना। बोलो यार। चलिए क्वेश्चन देखिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ Hg दिया हुआ है। अब बोल रहा है 27 आइडेंटिकल मरकरी ड्रॉप जिसका रेडियस कितना 0.1 mm है, वो कंबाइंड होकर के क्या बन गया, सिंगल मरकरी ड्रॉप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है W एक्सटर्नल क्या होगा। W एक्सटर्नल पूछा तो कोई दिमाग नहीं लगाना। W एक्सटर्नल ये किसके बराबर हो जाएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल या डेल्टा U के। बोलो ये। तो या तो तुम सोच कर करके लिखो या तुमको स्प्लिटिंग वाला याद रहेगा, तो इसी में माइनस लगा दोगे तो नहीं चलाएगा फॉर्मेशन वाला। इसीलिए बोल रहे हैं कि एक को याद रहेगा तो तुरंत पुट करके बना दोगे। नहीं तो फिर सोचोगे, फिर एक का रेडियस को दूसरे के रेडियस में कन्वर्ट करोगे तो इरिटेट हो जाओगे।
बोलो यार। तो आपको ये याद रखना है कि स्प्लिटिंग वाला हमको याद है, तो कॉम्बिनेशन वाला इसका उल्टा ना हो जाएगा इससे। कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये समझना है कि यहाँ सूर्य में माइनस लिख देंगे और कितना हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। फॉर्मूला एकदम डिट्टो वही रह जाएगा, खाली माइनस लगेगा। कैपिटल आर का स्क्वायर, क्या यहाँ कैपिटल आर दिया है? नहीं दिया। स्मॉल आर दिया है, तो कैपिटल आर के जगह पर क्या हो जाएगा n पर पावर 1/3 इनटू स्मॉल आर। समझ में आया कि नहीं? तो स्मॉल आर कितना हो गया? ये हो गया 10 to power -3। आइए बात 10 to -4 ना हो गया। समझ में आया? 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। अब अगर बढ़ के करेक्ट देते तो डायरेक्ट पुट कर देते इनटू क्या s। तो s का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.45 हुआ ना, इनटू n पर पावर 1/3। तो n 27 ना था ये। बाद में अपने से एक के बार में लिखने लगिएगा, अभी तत्काल ऐसे किया गया -1। कोई दिक्कत लग रहा है? 4 पाई और ये कितना हो गया? तो हो जाएगा 3। ये हो जाएगा 9 into 10 to the power -8 होगा ना जी, into 0.45 into 2, ये 3 हो गया। हुआ कि नहीं? अब इसी को कर लीजिए ना आप। अब तो कैलकुलेशन है, चूंकि सब असाइनमेंट में पूर्ण हुआ है तो आंसर जूल में होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? सब असाइनमेंट में पूर्ण करिए। तो ये वाला हो गया 9 मैंने ये हो गया 0.9। तो ये वाला हो गया 81 मैंने 8.1। तो 8.1 हुआ तो कितना होगा? 8.1 है तो 32.4 इतना ना होगा। इतना पाई इनटू 10 to the power -8 जूल। जो भी आंसर आएगा वो होगा। कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड में आपको बोल रहा है कि डेल्टा टी का वैल्यू क्या होगा, यह ना बोल रहा है। तो डेल्टा टी जब भी निकालोगे तो मैग्नीट्यूड वाइज करोगे अब कि इतना एनर्जी उसका घटा। तो जो एनर्जी घटा ये बराबर होगा किसके? तो ms डेल्टा टी। बोलो यार। आइए समझना है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो एनर्जी है घटा वो निकला तो वही ना टेम्परेचर लग गया। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? m। तो m आपको नहीं पता है तो 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब इंटू रो करो या स्मॉल आर क्यूब से ही करो तो हो जाएगा कितना 10 to the power -4 का क्यूब। तो ये हो गया एक छोटा वाला का। अब वैसा वैसा कितना है 27 की टोटल वॉल्यूम हो गया इनटू रो माने 13600 होता है ना जी। बोलो यार। तो ये हो गया कौन? m हो गया। स्पेसिफिक हीट कितना है सोच करके 0.15। ये तो ऐसा मिनट में है और नीचे ग्राम में तो 10⁻³ होगा नीचे में तो ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है इनटू डेल्टा टी। अब तुमको इतना कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, हम खाली दे दिए हैं कि भाई तुम डील अपना करना और क्या। ओके तुमको छोटा सा सवाल पूछेगा, समझ आ रहा है? हम बस केवल दे दिए हैं कि देख लो ऐसे ही दिखाएगा। यहाँ पर -32.4 नहीं पुट कर देना। बोलो डेल्टा यू का खाली फॉर्मूला तुम याद रखना जी। स्प्लिटिंग में कॉम्बिनेशन होगा जिसमें माइनस लगा देंगे, बाकी टेम्परेचर में डिफरेंस क्या होगा वो मैग्नीट्यूड वाइज खेल खेलेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? घटेगा कि बढ़ेगा वो फिजिकली सोच लेंगे। समझ आ रहा है? और फिजिकली सोचने से अगर बचना है तो ये ध्यान कर सकते हो कि जो ऐसे ऐसे स्प्रे मारता है तो ठंडा टाइप का फीलिंग देता है, उसका कुछ और भी कारण होता है लेकिन ऐसे करके तुम ध्यान रखना। समझ आ रहा है इसमें? तो जो छोटा ड्रॉपलेट होगा तो ठंडापन टाइप का फील देता है तो समझ जाओ कि टेम्परेचर डिक्रीज करता है स्प्लिटिंग में। जैसे तुम याद रखो। फिर बोल रहा है स्पीड ऑफ बिगर ड्रॉप क्या होगा
तो उसी ढंग से करोगे तुम, और क्या कि जो भी एनर्जी में कमी आएगा ये किसके बराबर होगा, हाफ एम, जो भी एम टोटल होगा Yes, sir. इनटू वी स्क्वायर। तो यहाँ से v का वैल्यू क्या करोगे, तुम कैलकुलेट कर लोगे। समझ आ रहा है ना? तो आपको छोटा सा प्रॉब्लम देगा, इतना लेंथी नहीं देगा, या डाटा भी देगा ना तो आसान कर देगा। जैसे कि इसमें आसान कैसे कर सकता था, हाँ तो मास ही वो क्या करता कि दे देता, तो मास जब दे देता यहाँ पर डायरेक्ट ना पुट हो जाता है। समझ आ रहा है? अरे रेस्ट केस में अगर ये दे दिया तो डाटा ऐसा देगा कि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। Yes, sir. बोलो यार, तो वो आप समझ रहे होंगे। तो ये तो बस केवल गुजारा किया कि हाँ भाई देख लो कैसे होगा। अच्छा, इसके उल्टा क्वेश्चन आता, सिग्नल ड्रॉप इतना में टूट गया तो W एक्सटर्नल होता U फाइनल माइनस U इनिशियल, मतलब डेल्टा U। तो स्प्लिटिंग वाला भी ये याद रखना, बस एक के जगह सतर्कता बरतना है साइन में, जब डेल्टा U निकालना रहेगा तब। अदरवाइज टेम्परेचर डिफरेंस पूछेगा, स्पीड पूछेगा तो मैग्नीट्यूड वाइज डील करते हैं। बोलो यार, ये समझ में आ रहा है ना कि अगर इसके उल्टा में डेल्टा टी कहता निकालने के लिए एकदम एग्जैक्टली यही कैलकुलेशन होता, खाली फिजिकली फील करते कि डेल्टा टी जो हुआ है उतना से बढ़ा है या घटा है तो पता चलेगा फिजिकली सोचने पर। और क्या ऐसे तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होगा। ये वाला तो थ्योरी है ही नहीं, एक प्रॉब्लम है, लेकिन गुजारा इसलिए आता है कि याद रखना। अब देखो वहां पर क्या होगा ना कि तुम पढ़ोगे ये वाला या सोच के लिखोगे ये वाला, और ऑप्शन में देखोगे तो वॉल्यूम के टर्म में दिया हुआ है। अब तुम वॉल्यूम के टर्म में करते 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 परेशान, तो ये वाला याद रहेगा तो तेजी में डील हो जाएगा। Yes. समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? तो ये ध्यान रखिएगा। उसमें से अगर बबल रहेगा तो क्या चीज? अगर बबल दे दे तो बबल टूट करके बबल नहीं बनता, उस ढंग का सवाल नहीं रहता, नहीं रहता है। समझ में आ रहा है? ऐसे देखो थोड़ा सा, चूंकि बोल दिए इसलिए बता रहे हैं, यहाँ पर जगह खाली है, थोड़ा सा यूज करते हैं। इस बच्चा टाइप का है, क्या आदमी समझाएगा, लेकिन आएगा तो इसी टाइप का आएगा, छोटा छोटा सवाल, उसको आप डील कर दीजिए। सवाल देखो एक बार क्या पूछा था आईआईटी वाला, ऐसे ही है, बोला था ना कि एक लिक्विड बबल है, ठीक है, और इसका रेडियस दिया हुआ था, कुछ भी हमको नहीं याद है, इसी टाइप का था, रेडियस r है, और इसका जो थिकनेस है ना, थिकनेस जो है वो t दिया हुआ था, थिकनेस, ठीक है, और थिकनेस जो है वो बहुत कम है, किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में। फिर बोला कि ये कोलैप्स कर गया और क्या बन गया, एक ड्रॉपलेट बन गया। तो कुछ पूछा होगा, हमको उतना याद नहीं, कहानी इतना ही याद है कि टी थिकनेस है और रेडियस r है, जहां पर थिकनेस बहुत कम है, तो ये कोलैप्स होकर करके एक ड्रॉपलेट बन गया, ठीक है। सरफेस टेंशन तो चेंज नहीं होगा, तो आपको क्या क्या पूछ सकता है, यही पूछ सकता है कि एनर्जी लॉस कितना होगा, एनर्जी लॉस या एनर्जी गेन जो पूछता है इसमें एनर्जी लॉस ही होगा। और ये भी पूछ सकता है कि इसका सरफेस एनर्जी कितना हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है इसमें, ये तो समझ में आ रहा हो कि जितना मटेरियल का वॉल्यूम यहाँ है उतना ही मटेरियल का वॉल्यूम यहाँ भी होगा। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो इसका वॉल्यूम निकलेगा 4 पाई r स्क्वायर का सरफेस एरिया हुआ इनटू टी, ये बात समझ में आ रहा होगा। बहुत थिन होता है जब से, तो सरफेस एरिया इनटू टी करते हैं तो वॉल्यूम ना उसका चलाता है। अब अगर जो इसका थिकनेस रेडियस के रिस्पेक्ट में कम नहीं होता, r1 r2 होता था, 4/3 पाई r2 क्यूब माइनस 4/3 पाई r1 क्यूब करते,
लेकिन जब भी थिकनेस कम रहेगा तो सरफेस एरिया 4πr²। अब वैसा ही पेंट चढ़ा करके थिकनेस T अगर रहेगा तो उतना होगा ना वॉल्यूम। ये किस टाइप का फीलिंग दे रहा है कि नहीं, आप दूरी जाकर के dr थिकनेस का सेल लेते हैं तो उसका वॉल्यूम होता है 4πr² × dr, उसी टाइप का ये। तो इतना वॉल्यूम किसका था, × रो कर दोगे तो इसका मास आ जाएगा, तो वही वाला नहीं इसका होगा जी। तो डेंसिटी तो बदल नहीं रहा, इसलिए क्या है कि वॉल्यूम को ही कर दे रहे हैं। तो ये समझ में आया कि 4/3 पाई r1 का क्यूब हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं, सबका डाटा दिया हुआ है तो r1 निकल जाएगा। अब r1 निकल जाएगा तो इसका कितना होगा सरफेस एनर्जी, द 4πr1² × s। बोलो यार, अगर जो पूछ देगा कि एनर्जी लॉस कितना हुआ तो इसका एनर्जी कितना होगा, तो 4πr² × s एक तरफ का, और दूसरा तरफ का भी ये समझ में आ रहा है कि एरिया 4πr² रह जाएगा क्योंकि थिकनेस बहुत कम रहा है। बोलो यार, तो इसमें हो जाएगा 4πr² × s × 2, कितना एनर्जी होगा, और इसका वाला तो इधर से निकल ही जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अगर मेडिकल में पूछेगा कभी गलती से तो बच्चा को ये केवल ध्यान रखना रहेगा कि वॉल्यूम जो है वो सेम होगा। तो यहाँ से जैसे r1 निकलेगा ना तो आपको पूछ सकता है कि इसका सरफेस एनर्जी क्या है, तो r1 निकल जाएगा तो 4πr1² × s कर दीजिएगा तो चल आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इसमें बस यही खेल था कि इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो बताया ही जाता है ना, सब जगह बताया जाता है कि r रेडियस के बाद dr थिकनेस लेते हैं तो 4πr² × dr, वही वॉल्यूम हो जाता है। यहाँ पर वॉल्यूम जो था ये वाला, कंफ्यूज नहीं होना, जब कम थिकनेस रहेगा तब होगा, और थोड़ा थिकनेस ज्यादा रहेगा तो टोटल में से अंदर वाला को निकाल करके ना वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो। बोलो यार, बाकी बहुत सारा चीज बताया जा सकता है, लेकिन चूंकि हम लेवल 1 पढ़ा रहे हैं इसलिए हम अपने आप को एकदम रोक करके रखे हुए हैं कि इसी ढंग का सवाल डील करिए। ये वाला ऐसे ही बता दिए, सोचने जरूरत नहीं है। नीट में अभी 1-2 साल नहीं आएगा, समय ये नीट में कब आएगा ये भी बता दे रहे हैं। पहले क्या करेगा, वो जेईई मेन पूछेगा इसको किसी ना किसी ढंग से बबल को वो ड्रॉप बना दे या ड्रॉप को बबल बना दे, ये पहले पूछेगा जेईई मेन, तब फिर उस समय ये बोला जाएगा कि अब ये नीट में गिरने वाला है। तो अभी ये नहीं पूछा क्योंकि इस ढंग को अभी जेईई मेन भी है जो कि नहीं उठाया है। समझ आ रहा है? अभी तक यही चल रहा है कि ड्रॉप से ड्रॉप ही होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? बबल से ड्रॉप, ड्रॉप से बबल, ये कहानी भी जेईई मेन भी नहीं उठाया है, आप में भी नहीं उठाया। या तो बबल का बबले रह जाएगा या ड्रॉप का ड्रॉप पे रह जाएगा। अरे ऐसे बता दिए, समझ में आइए गया होगा ये वाला, लेकिन वो आएगा नहीं, हम जानते हैं। बाकी इसमें कोई दिक्कत तो सब टाइप हम दिखाए हुए रहेंगे, बस खाली ध्यान रखिएगा। तो वॉल्यूम के टर्म में ये है, ये बताइए। देखिए इसको क्वेश्चन में भी दे सकता था कि इसको कंबाइन करके एगो बना दिया गया जिसका वॉल्यूम इतना है, तो बताइए कि डेल्टा यू क्या है, या कुछ और भी पूछ सकता था। तो आप इससे चल जाओगे तो क्या होगा कि थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो वॉल्यूम वाला याद रहेगा तो डायरेक्ट बना दोगे। बात समझ में आ रहा है? ओके, ठीक होता है। अब हम लोग सरफेस टेंशन के कारण जो प्रेशर डिफरेंस होता है ना उसको पढ़ेंगे, ठीक है? और इसको पढ़ कर करके आज का क्लास खत्म कर देंगे, और अगले क्लास में इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टाइम यहाँ से निकल करके आता है, ठीक है? जो याद रहेगा एग्जाम में बैठिएगा दिख जाएगा, डायरेक्ट मार्क्स मिलेगा। तो तुमको रिजल्ट याद रख लेना है कि इतना प्रेशर डिफरेंस होता है सरफेस टेंशन के कारण अलग अलग केस में, ठीक है? एक्सप्लेनेशन जानने का जरूरत नहीं है। एक्चुअली एक्सप्लेन 2-3 ढंग से किया जा सकता है। एक तो किया जा सकता है कि कोई ऐसे है, अब कोई भी चीज है उसको अगर ऐसे क्रश करिएगा कि समझ में आ रहा है कि इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। और दूसरा क्या होता है कि एक पोर्शन को लेकर करके और सरफेस टेंशन के कारण जो इस पर फोर्स लगेगा और प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स लगेगा, तो वो दोनों बैलेंस करना चाहिए, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इस ढंग से कर करके
प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया जाता है। वो वीडियो बन रहा है इसलिए हम बता दिए, अदरवाइज लेवल 1 में इसका हम चर्चा भी नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? आपको सीधे याद रखना है कि प्रेशर डिफरेंस का वैल्यू कितना होता है किस केस में। हम समझाएंगे, एक केस याद रखना है और बाकी क्या है उसी से डील होगा। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर फ्लैट सरफेस तब सरफेस टेंशन के कारण प्रेशर डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। फ्लैट सरफेस है तो सरफेस टेंशन के कारण प्रेशर डिफरेंस नहीं होता। देखो अगर आईआईटी का बच्चा रहता तो उसको क्या करते हैं ना कि पहले इस दोनों को पढ़ाते और फिर उसी से सब का चल आता है, समझ में आया। लेकिन आपको वैसे नहीं सोचना है, आपको क्या है कि अलग अलग केस में याद रखना है। बात समझ में आ रहा है? और बात को उल्टा ढंग से भी हम बता देंगे, लेकिन अभी यही से तत्काल याद रखिएगा कि फ्लैट सरफेस के कारण प्रेशर डिफरेंस नहीं होता। सरफेस टेंशन रहेगा नहीं रहेगा फ्लैट सरफेस पर? अरे सरफेस जैसी हो गया तो वहां पर सरफेस टेंशन रहेगा, लेकिन फ्लैट सरफेस रहेगा तो प्रेशर डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि P1 माइनस P2 या P2 माइनस P1 जो लिखिएगा जीरो होगा। इसका मतलब फ्लैट सरफेस के दोनों तरफ प्रेशर क्या होगा? बराबर होगा। चाहे वो एक सरफेस रहे चाहे फिल्म रहेगा तो दोनों सरफेस रहेगा। तो यहाँ भी वही कहानी हो जाएगा कि P3 किसके बराबर होगा? P4, ठीक है। इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि इसका R इंफिनिटी होता है। तुम अपना मत सोचना, पहले तुम याद रखना, ठीक है। ये सब हम उल्टा घुमा करके दिखा देंगे तुमको, लेकिन तुमको ध्यान में इसी रखना। तो फ्लैट सरफेस के कारण प्रेशर डिफरेंस नहीं होता है, सरफेस टेंशन के कारण, बोलो यार। और ये याद रखना ना कि कर्व सरफेस रहेगा ना, कर्व, तो कर्व सरफेस रहेगा तो कॉनकेव के तरफ माने जो दबा हुआ टाइप का रहेगा वहां प्रेशर ज्यादा होगा। जो भी ऐसे रहेगा दबा हुआ टाइप का माने कॉनकेव तरफ जो पॉइंट रहेगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा। समझ में आया? कितना ज्यादा होगा तो बता रहे हैं। तो इस दोनों में कौन कॉनकेव तरफ? P2 कॉनकेव के तरफ है तो उसमें प्रेशर ज्यादा रहेगा, और जो कन्वेक्स साइड में रहेगा वो प्रेशर कम रहेगा उधर। और इसका वैल्यू कितना होगा? तो 2s/r होगा, जहां पर r है जो कि इसका रेडियस है। समझ में आ रहा है? एक सरफेस रहेगा तो 2s/r होगा, दो सरफेस रहेगा तो हर बार 2s/r होगा, तो 4s/r होगा। वो आगे चर्चा चलेगा। फिर यहाँ पर देखो कौन वाला तुमको लग रहा है कि कनकेव साइड में P1 लग रहा है, इसका मतलब उसका प्रेशर ज्यादा होगा और इसका प्रेशर कम होगा। ये कन्वेक्स टाइप में लग रहा है, बोलो यार। और इसका वैल्यू कितना होगा? तो मान लेते हैं कि इसका रेडियस r है, तो ज्यादा वाला माइनस कम वाला ये किसके बराबर होगा? 2s/r। कोई दिक्कत लग रहा है? यहाँ पर एक ही सरफेस है, समझ आ रहा होगा। हर एक सरफेस के कारण 2s/r प्रेशर का डिफरेंस होगा। चलो इसको देखते हैं। यहाँ पर भी क्या है कि ये इसका रेडियस दिया हुआ रहेगा, रेडियस को दे देगा आपको कि ये रेडियस r है, वैसे यहाँ पर भी दे देगा ये P2 है, इसका रेडियस कुछ भी r1 कुछ दे देगा। मान लो कि यहाँ r1 दे देगा, वो तो अलग बात है। यहाँ मान लेते r2 देगा, जो होगा चलो r2 मान लेते। तो इस दोनों में कौन लग रहा है कि कनकेव के तरफ? ये वाला ये वाला लग रहा होगा, इसका मतलब P2 ज्यादा होगा और P1 क्या होगा? कम होगा। ये समझ आया कि यहाँ भी एक के सरफेस है? बोलो यार। तो ये 2s/r2 के बराबर r बोले तो r2, कोई दिक्कत नहीं लग रहा होगा। यहाँ पर देखो तो इस दोनों में कौन कनकेव तरफ लग रहा है? P2 लग रहा है, तो कितना हो जाएगा? P2 माइनस P1, ये बराबर होगा किसके? 2s/r1 के। कोई दिक्कत लग रहा है? ये हो सकता है कि बबल हो, लेकिन लिक्विड के अंदर में अगर बबल रहेगा तो एक सरफेस माना जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, बच्चा याद रखना था बबल। तो बबल जब बोलता है ना नॉर्मली तब उसका दो सरफेस होगा, लेकिन लिक्विड के अंदर में बबल रहेगा तब एक सरफेस होगा केवल अंदर से। बोलो जी, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? अच्छा तुमको पूछ देगा
कोई दिक्कत नहीं लग रहा है? चलिए इसको देखते हैं। तो कौन वाला है जो कि कॉनकेव है? P2 वाला। तो यहाँ पर लिख लेंगे P2 माइनस P1। अच्छा यहाँ पर समझना छोटू, ये बबल है, समझ में आया कि P1 और P2 के बीच में, इसके बीच में देखो तो दो सरफेस है, एक इधर वाला एक इधर वाला। तो पहला वाला के कारण प्रेशर बढ़ेगा 2s/r से, और फिर आओगे तो बढ़ेगा नहीं। इसको छोड़ दो, पहले इसको तुम देखो तब क्लियर होगा तुम्हारा। इसको देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा, तब इसको करेंगे। ऐसे इसको रख ले तो कोई रहता है, समझ ना? यहां से यहां आओगे तो ये समझ में आ रहा है कि P2 का वैल्यू ज्यादा होगा। तो ऐसे पहले लिख देते हैं P2 माइनस P1, फिर एक के बाद में हम लोग कर लेंगे। लेकिन अभी देखो तब P2 कनकेव की तरफ है, ये कन्वेक्स की तरफ है, तो P2 माइनस P1 किसके बराबर होगा? 2s बाई ये वाला जिसको क्रॉस किया इसका रेडियस। इसका रेडियस कितना है? r2। कोई दिक्कत? चलो अब इस दोनों में देखोगे तो किसका ज्यादा रहेगा? P3 का ज्यादा रहेगा। तो P3 माइनस P2, तो ये किसके बराबर होगा? 2s बाई, अब इसको ना तुम क्रॉस किए हो तो ये हो जाएगा R1 हो जाएगा। अब दो तरीका, या तो इस दोनों को जोड़ दो तो डायरेक्ट, तो इस दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा? P3 माइनस P1 निकल जाएगा। नहीं निकलेगा? जगह नहीं है, हम बता देते हैं, यहीं पर कर देंगे अभी तत्काल। इतना तो समझ में आ गया ना? अच्छा कोई डायरेक्टर कैसे लिख सकता था? यहाँ समझना, P3 माइनस क्या लिखेगा? P1। तो कैसे सोचेगा कि यहां से यहां आएंगे तो कितना से बढ़ेगा? 2s/r2 से। यहां से यहां आए तो बढ़ा, और यहां से यहां आएंगे तो बढ़बे करेगा। तो कितना से बढ़ेगा? 2s/r1 से। डायरेक्ट इसको जोड़ के करोगे तब भी वही आएगा, डायरेक्ट भी करोगे तब भी वही आएगा। लेकिन ये समझ में आया कि अगर जो P2 और P1 के बीच में बोले तो केवल इसका खेल होगा, अंदर सब मतलब नहीं। बोलो यार। और अब तुम बबल वाला में देखो तो ये लगेगा तुमको कि एक सरफेस, ये दो सरफेस है जी, और दोनों सरफेस का रेडियस r है। तो एक सरफेस से क्रॉस करोगे तो 2s/r, और फिर एक सरफेस से करोगे तो 2s/r। यहाँ कितना हो जाएगा? 4s/r। तो बबल अगर थिन रहेगा तब तो हो जाएगा कितना? 4s/r होगा, जो भी रेडियस देगा। और अगर ठीक रहेगा तो ये समझ में आया कि ऐसे करके करना पड़ेगा आपको। कोई दिक्कत लग रहा है? और कनकेव वाला में हमेशा प्रेशर ज्यादा होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? चलो ये समझ रहा है कि ये बबल था, उसके बावजूद भी 2s/r ही हुआ। तो वो लिक्विड के अंदर में तो केवल एक सरफेस ना है। अब समझना जी, मेन फॉर्मूला इसी का होता है, इसी से सब आ जाता है। लेकिन आपको उसको साइड से याद रखना है। कभी भी कोई लिक्विड या कोई वॉल्यूम जो है ना, वो ऐसे सरफेस से घिरा हुआ रहेगा जिसमें अलग अलग सरफेस का रेडियस अलग अलग होगा। जैसे कि अभी तक पढ़ रहे थे, तो ये पूरे सरफेस का रेडियस R1 था, ये पूरे सरफेस का रेडियस R1 था। बोलो यार। तो कहीं भी देख रहे थे तो जो भी सरफेस था उसका एक रेडियस था। यहाँ पर जो ये घिरा हुआ है तो उसमें इस पार्ट का रेडियस R1 है और इस पार्ट का रेडियस क्या है? R2 है। अलग अलग रेडियस है। तब भी जो कनकेव वाला रहेगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो कितना हो जाएगा? तो P2 माइनस P1, तो इसका ऐसे लिखा जाता है 1/r1 प्लस 1/r। एक्चुअली में मेन यही फॉर्मूला है। अब समझना कि अगर ये स्फीयर बन जाएगा तो सब जगह का रेडियस एक के हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/r प्लस 1/r, तो 2s/r हो जाएगा। नहीं समझ में आया? लेकिन उतना दिमाग नहीं लगाना, तुमको दो इधर से आएगा। तो ये ध्यान रखना कि एक सरफेस को जंप करोगे तो 2s/r होगा, दो सरफेस को जंप करोगे तो 4s/r होगा। अगर जो रेडियस सेम रहेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो चकमका देगा तुमको। तो ये ध्यान रखना कि डायरेक्ट नहीं कर देना तुम 4s/r। यहाँ से यहाँ पर आओगे तो इस सरफेस को जंप किए हो जितना होगा, और यहाँ से यहाँ आओगे तब सरफेस को जंप किए हो। तो कोई जरूरी नहीं कि इसी और इसी के बीच में पूछेगा, हो सकता है इसके और इसके बीच में पूछा है, केवल उसी का देखेंगे।
में पूछेगा तो केवल इसी को देखेंगे, जिसको तुम जंप करोगे उससे मतलब रखोगे। कोई दिक्कत लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। ठीक उसी ढंग से बबल भी, तो अंदर वाला प्रेशर ज्यादा होगा तो P2 माइनस P1। तो ये समझ में आ रहा है ना कि इसमें दो सरफेस को जंप कर रहे हैं, तो लगेगा यही वाला, केवल क्या हो जाएगा 2s 1/r1 प्लस। एक्चुअली क्या हुआ है, एक को जंप करते तो बाहर वाला मिडिल वाला में आप एंट्री करते तो s * 1/r1 + 1/r2 होता, फिर मिडिल वाला इसमें करते। कोई दिक्कत नहीं लग रहा होगा, बोलो यार। ये समझ आ रहा है कि इसका अगर रेडियस एक स्फीयर बन जाएगा, एग्जैक्टली सिमेट्रिक स्फीयर बन जाएगा, तो रेडियस उधर का सेम ना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि ये r हो जाएगा, तो देख लो 4s/r हो जाएगा। तो मेन फॉर्मूला वही रहता है, उसी से ये सब आता है, लेकिन आपको अलग से उसको ध्यान रखना है। आपको 2s/r आपको 4s/r सरफेस जब जंप करोगे उसके हिसाब से कर लोगे। कोई दिक्कत लग रहा है? चलो, हम लोग क्या पढ़े थे कि लिक्विड में H नीचे जाते हैं तो प्रेशर कितना से बढ़ता है, तो ρg से बढ़ता है। लेकिन अगर उस सरफेस टेंशन के बारे में चर्चा करेगा, अगर सरफेस टेंशन के बारे में क्या करेगा, चर्चा करेगा, तब बबल के अंदर प्रेशर कैसे निकलेगा तो समझना। यहां तो P0 था, P इनसाइड बबल, क्या दो को सरफेस लोगे यहां पर बबल का? नहीं लोगे, तो इनसाइड लिक्विड में है बबल, तो यहां प्रेशर कैसे निकलेगा, तो यहां का प्रेशर दिया है P0 और H नीचे आओगे तो कितना होगा ρgh। यहां पर आ गया प्रेशर, अब तुम बबल के अंदर में घुस रहे हो तो अंदर में प्रेशर ज्यादा ना होगा, बढ़ के होगा, तो कितना होगा बताओ 2s/r होगा। तो जब तक सरफेस टेंशन का बात नहीं करते तो इसको नेगलेक्ट ही करते हैं। वो क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा इंटेंशन की सरफेस टेंशन का डाटा दिया है कि नहीं। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? बात समझ में आ रहा है? बड़ा आसान है, बस खाली आंख से गुजरा हुआ होना चाहिए। चलो, अब एक क्वेश्चन ऐसे भी करके देता है कभी कभी कि एक बबल है जिसके अंदर प्रेशर P1 है, दूसरा बबल है जिसके अंदर में प्रेशर कितना है P2 है। तो आपको बोला है कि P1 - P2 बताओ या P2 - P1 बताओ, कुछ भी बोलेगा। तो एक तरीका तो क्या है समझना, जो नॉर्मल तरीका है, नॉर्मल बच्चा कैसे डील करता है कि बाहर का प्रेशर मान लेगा, बोलो यार। तो इसमें क्या करेगा वो कि P1 - P0 ये किसके बराबर होगा, और इसको भी देखेगा तो कैसे लिखेगा P2 - P0 ये किसके बराबर होगा 4s/4r। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? आपको निकालना P1 - P2, तो इसमें इसको घटाइएगा, तो इस दोनों से क्या चला आएगा P1 - P2, तो इसमें इसको घटाओगे तो P0 का पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट P1 - P2 आ जाएगा। तो इतना में से इतना को घटाइएगा आप, तो देखो 4s/r को कॉमन कर लोगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 1/4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/4। बोलो यार, तो यहाँ से किसके बराबर आएगा 3s/r आ गया। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो एक नॉर्मल मेथड होता है जो ऐसे ही डील कर, जिसमें ऐसे ही डील करते हैं। ये क्या है कि अलग अलग बबल देगा, कनेक्टेड करके नहीं देगा, अलग अलग बबल देगा, तब रिलेशन निकालना है। तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं निकाल सकते हो, तो पहले बाहर से रिलेशन निकाल लोगे, उसके बाद डील कर लोगे, या फिर डायरेक्ट चलना है। तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि इसका रेडियस कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, जिसमें रेडियस कम रहेगा प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो तुम ऐसे सोचना कि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कुछ घटेगा, और फिर यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। नहीं समझे? यहाँ तो सबसे कम है तो पता है ना, तो बोलो यार। तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो प्रेशर घटेगा, नहीं घटेगा, और यहाँ से यहाँ जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो उस ढंग से भी एक के बार में चल के कर लिया जाता है, लेकिन पहली बार में बोले तो तुम्हारा चेहरा सूख गया, इसलिए हमको डर भी लग रहा है, कुछ करना नहीं होता। यहां से यहां पर पहुंचना है, तो यहां से यहां पर जाओगे तो प्रेशर घटेगा, कितना से, तो 4s/r से।
अरे बोलो यार। Yes, sir. और यहाँ से यहाँ पर जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा कितना से, तो 4s/4r से। तो नेट कितना से घटा, तो 4s/r माइनस 4s/4r होगा। लाइट लो तुम ऐसे ही बनाओ, उसी में ढलाए नहीं समझे क्या बोले। अलग अलग बबल देगा तो तुम एक बार में कनेक्ट करने का प्रयास नहीं करना, गड़बड़ा जाएगा। हम अभी भी बोल रहे हैं कि ये नहीं सोचना कि नया रावत सर के लाइट हम बोल चुके हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन होगा क्या ना कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तुम लोग के लिए बेहतर क्या होता है कि यहाँ से यहाँ गए तो बढ़ा अब फिर बढ़े करे, या यहाँ से यहाँ गए तो घटा फिर घटके करे। तो एक बार में निकल जाता है, एक बार में घटेगा फिर बढ़ेगा, एक बार में बढ़ेगा फिर घटेगा। उस ढंग करेगा तुम चकमका जाओगे, पता चला उल्टी आ जाए। तो अपना मत सोचो, तुम समझ आ रहा है, तुम डायरेक्ट है जो कि डील कर रहे कोई दिक्कत, सब गुजरा हुआ है। खाली थोड़ा सा सोच के करोगे तो बन जाएगा, ठीक है। हम सब खाली दिखा देने का प्रयास करेंगे। ये दोनों देखो तो ये दोनों एकदम अलग अलग टाइप का नहीं है, समझ में आ रहा है ना। ये अलग टाइप का था, तो बीच से तुम रिलेट करोगे, इसको तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? तो इसमें भी क्या है कि कनेक्शन तुम कर सकते हो कि यहाँ पर अपना मन से मान लेना कि P3 है, समझ आ रहा है। तो पहले क्या करोगे तुम बताओ तो, P3 माइनस P2। अरे ये ज्यादा होगा या कम ना होगा? Yes, sir. तो ये किसके बराबर होगा? देख समझना, ये बबल है, ये बबल है। तो ये समझ में आ रहा है कि ये दो सरफेस पर रखे हुए हैं। तो कितना हो जाएगा? 4s/, इसका रेडियस, कोई दिक्कत? No, sir. और यहाँ पर देखोगे तो P1 माइनस P3. P3, यहाँ भी ना दो वो है, ये हो जाएगा 4s/r। देखो छोटू, रटवाया नहीं जा सकता है, समझ के ही डील करना। अब मान लो तुमको क्या बोल देता, समझ ना, बोल देता कि यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ या फिर बाहर में लिक्विड भरा रहता है, यहाँ से यहाँ के देख के सरफेस होता। Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. तो सरफेस तुम देख लोगे। अब इसको करना है तो कैसे करोगे? जोड़ दे. आपको निकालना P1 माइनस P2. P2, तो P1 माइनस P2 तो जोड़ना पड़ेगा। Yes, sir. तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? P1 माइनस P2, तो ये भी जुटेगा। Yes, sir. तो 4s/r कॉमन कर लोगे, करोगे ना? Yes, sir. तो 1/2 और यहाँ पर 1 तो कितना हो गया? 3/2। तो यहाँ से कितना हो गया? 6s/r हो गया। कोई दिक्कत आ रहा है क्या? यहाँ पर तुम डायरेक्ट कर सकते हो। काहे? यहाँ से यहाँ आने पर बढ़ा और यहाँ से यहाँ आने पर भी बढ़ा, तो नेट कितना बढ़ा? इसमें तुम चकमकाओगे ना, इसमें तुम चकमका जाओगे। समझ में आ रहा है कि पेपर बढ़ेगा एकदम घटेगा तो लोचा हो जाएगा लेवल 1 वाले बच्चे के लिए। तो ये समझ में आ रहा होगा कि अगर ज्यादा माइनस कम निकालना है तो इसमें डील कर सकते हो कि इतना माइनस इतना निकालना है। तो यहाँ से यहाँ आने पर बढ़ेगा और यहाँ से यहाँ आने पर बढ़ेगा, तो दोनों को जोड़ देंगे। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो कितना हो जाएगा? 4s/, ये वाला रेडियस 2 Yes, sir. प्लस फिर यहाँ से यहाँ तो बढ़बे करेगा। जब कंटिन्यूअसली बढ़े या कंटिन्यूअसली घटे तब तुम जोड़ के कर सकते हो। बोलो यार। तो कितना हो जाएगा? 4s/r। इसी को कर लोगे तो आ जाएगा। तो एक बार में तुम ऐसे कर सकते हो। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? समझ में आ रहा है? Yes, sir. तुम ये ध्यान रखना कि दो बबल को करने का प्रयास करता है ना लिंक, तो हम क्या करते हैं कि इन बिटवीन जा करके करते हैं। इस दोनों में कर रहा था तो इस दोनों के बिटवीन में जो है ना स्पेस, उसमें जा करते हैं। इस में और इसमें कर रहा है, इसके उसके बीच में जो है ना वहां से जाके करते हैं। अगर इजीली डील कर लेना है तो ठीक है। अब इसको देखना, जिसको मैंने रिजल्ट याद रखता है लोग कि एक छोटा बबल, ठीक है, और एक बड़ा बबल, समझ आ रहा है कि नहीं? उसको आप किसी पाइप से कनेक्ट करिएगा ना तो क्या होगा कि छोटा बबल पीछे के जाएगा, बड़ा बबल बड़ा हो जाता है। ऐसे लोगों को क्या लगता है कि एक में हवा भर दिए और एक में क्या है कि उसमें भी मैंने हवा भरे हुए, एक छोटा एक बड़ा है। तो लोग क्या एक्सपेक्ट
चेक करता है कि लगाएंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। रीजन, यहाँ का प्रेशर तो सेम है बाहर का, Yes, sir. तो इसमें प्रेशर कितना से बढ़ा होगा, तो 2s, अगर ये बबल है तो 4s/r होगा। Yes, sir. तो इसमें ज्यादा प्रेशर है, इससे कितना 4s/r2, और इसमें कितना ज्यादा प्रेशर है 4s/r1। Yes, sir. तो r1 कम है तो इसमें प्रेशर ज्यादा ना है जी। Yes, sir. तो प्रेशर ज्यादा रहेगा तो गैस उधर जाएगा, अगर इसको हटाओगे तो, और जैसे उधर जाएगा तो यहाँ थोड़ा सा कमेगा, और जैसे कमेगा तो रेडियस कम होने के कारण और प्रेशर बढ़ जाएगा, और कंटिन्यूअसली इसका प्रेशर उससे ज्यादा रह जाएगा तो वो चला जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये वो है जो कि 0 पर हो जाएगा, और एक क्या बन जाएगा, बड़ा सा बन जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अब इसका रेडियस क्या होगा वो तो हम बता रहे हैं, अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन यही थ्योरेटिकली पूछेगा कि एक छोटा बबल और एक बड़ा बबल को मिलाते हैं पाइप से तो क्या होगा, तो छोटा बबल वाला है जो कि एकदम 0 हो जाएगा, और बड़ा बबल वाला है जो कि और बड़ा हो जाएगा। ये पहले याद रखना है। कोई दिक्कत लग रहा है? No, sir. रीजन, क्योंकि छोटा वाला का प्रेशर हमेशा ज्यादा हो जाता है बड़ा वाला से। Yes, sir. समझ में आ रहा है? इसको लिखना नहीं चाहिए लेकिन हम खाली ऐसे लिख देते हैं। इस केस में देखोगे डेल्टा पी तो ये हो जाएगा 4s/r1 होगा ना। Yes, sir. इस केस में देखोगे डेल्टा पी तो कितना हो जाएगा 4s/r2। तो r2 क्या है, ज्यादा है। Yes, तो sir. डेल्टा पी क्या होगा, कम होगा। माने इसके रिस्पेक्ट में इसमें प्रेशर बढ़ा है लेकिन कम से बढ़ा। Yes, sir. समझ में आ रहा होगा यार? Yes, sir. कोई दिक्कत लग रहा है? No, sir. इस इंडिकेशन से कंफ्यूज नहीं ना होगा। No, sir. ये केवल कंपैरिजन किया जा रहा है इस दोनों में, समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. ऐसे कर सकते हैं। R2 ज्यादा तो समझ में आ रहा होगा, डेल्टा P क्या होगा, कम होगा। Yes. माने हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इसके रिस्पेक्ट में इसका प्रेशर घट जाएगा, है बढ़ ले तो कर्व है तो उसका ज्यादा ही ना होगा जी। Yes. लेकिन इसमें इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर ज्यादा से बढ़ा हुआ होगा, यहाँ कम से बढ़ा हुआ होगा। तो ओवरऑल क्लिक करें, और दो गो के बीच में कितना प्रेशर डिफरेंस होगा वो तो यही बता है। Yes, sir. अरे ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन डिट्टू एक के है, जब तक कि तुम नहीं हटाओ उसको। Yes, sir. और जैसे ही हटाओगे बोलो यार तो क्या होगा कि छोटा वाला से जाएगा बड़ा वाला की तरफ ए, तो डायरेक्ट याद रखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में ये पूछेगा कि क्या होगा, तो वो होगा। अब थोड़ा सा और बढ़ाना चाहेगा तो वहां भी पूछ सकता है कि बताओ वहां का प्रेशर क्या होगा। Yes. तो वहां का प्रेशर कब पता चल पाएगा, जब वहां का रेडियस पता चलेगा। Yes. तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। वो तो दूसरा स्टेप में, पहले तो यही पूछेगा उसके बाद वो पूछेगा, लेकिन वो बन जाएगा फिर आराम। कोई दिक्कत लग रहा है? अब दो रिजल्ट याद रखना, ठीक है, एकदम बड़ा क्लियर है। बताने के बाद दोनों जेई मेरे में आए, बताने के बाद समझ आ रहा है कि नहीं। और अब है जो कि नीट में गिरेगा, एकदम फिक्स है कि गिरेगा। तो याद क्या रखोगे, सब कुछ रिजल्ट आता है कैलकुलेट करने पर, लेकिन तुम कैलकुलेट नहीं करना, याद ही रखना। Yes, sir. एक बबल है जिसका रेडियस r1 था, और एक दूसरा बबल है जिसका रेडियस कितना था, r2 था। तो दोनों को जब टच में लाओगे ना, है तो उसका जो इंटरफेस है वो क्या होगा कि मिल कर करके एक फेस बन जाएगा। तो इसका ऐसे शेप होगा, इसका ऐसे शेप होगा, लेकिन जब टच करेंगे तो जब मिलेगा तो एक के वो इंटरफेस होगा। ये नहीं सोचना कि इसका वाला ऐसे नहीं, वो मिल करके एक हो गया। Yes, sir. तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस इंटरफेस का रेडियस कितना होगा। Yes. तो डायरेक्टली याद रखिएगा कि कितना होगा, तो r1 × r2/r2 - r1। ये समझ में आ रहा होगा कि r2 बड़ा माने, Yes, sir. तो वो डायरेक्ट रटे हुए रखिएगा। समझ में आ रहा है? अब कुछ है ना यार, इसमें क्या होता है ना कि इसका p डबल डैश मान लिया गया और इसका p नॉट मानेगा, तो पहले इस दोनों में रिलेशन ला लेता है, बोलो। अब फिर क्या करता है कि इसका p नॉट है, इसका p डैश है, तो इस दोनों में रिलेशन ला लेगा। और उसके बाद फिर क्या किया था कि इस इंटरफेस के हिसाब से इस दोनों में रिलेशन ला लिया था और उसको डील कर लिया था, जो चल आता है। लेकिन तुम उतना नहीं करना, तुम उल्टा चलोगे। उल्टा चलोगे तो मतलब क्या हुआ कि रिजल्ट याद कर लेना कि इंटरफेस का रेडियस उतना होता है। तो r1 r2 जगह इंटरफेस का रेडियस मालूम चल जाएगा। Yes, sir. और जैसे इंटरफेस का रेडियस मालूम चलेगा तो अब इस दोनों में कहेगा निकालने के लिए, तो इसी से ना जंप करोगे। तो ये समझ में आ रहा है कि जो छोटा वाला उसका प्रेशर ज्यादा होगा। Yes, sir. तो छोटा वाला के तरफ वाला माइनस बड़ा वाला, ये कितना हो जाएगा, तो
तो ये समझ में आ रहा है कि इसका दो गो फेस है, दो गो इंटरफेस नहीं है, वो तो एक ही इंटरफेस हो गया। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि ये हो जाएगा 4s/r। ये बात समझ में आया? एक्चुअली कहानी उल्टा चलता है। कहानी चलता है कि इसमें रिलेशन इसमें रिलेशन इसमें रिलेशन तब आता, लेकिन हम लोग उल्टा करें क्योंकि हमको कंपटीशन में डील करना है। तो जैसे पूछेगा कि इस दोनों में प्रेशर डिफरेंस कितना होगा जब इंटरफेस एक होगा, तो बोलो यार। तो तुमको क्या करना है कि रेडियस निकाल देना, डायरेक्ट कर दोगे आंसर चला आएगा। समझ में आया? तो पहला चांस है ये पूछने का तुम लोगों में, बताने के बाद है कि जेईमेन में पूछा है। समझ में आया? अब जेईमेन में क्या पूछेगा? इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस पूछेगा। तो बच्चा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बनेगा, तो उसको 3 बार तो लिखना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। अब ऐसे क्या है कि रेडियस उसको मालूम रहेगा, झटाक से इसको मार देगा। अच्छा, इसमें कुछ कुछ चीज ध्यान रखना, हालांकि ध्यान क्या रखोगे उसी से याद हो जाएगा। जो छोटा बबल था, ये बात समझ में आ रहा है कि उसका प्रेशर ज्यादा होगा। बोलो यार। अब बड़ा वाला का प्रेशर कम होगा, तो इंटरफेस जो है वो किधर कर्व रहेगा? तो छोटा वाला की तरफ। अरे छोटा वाला का प्रेशर ज्यादा है, और तुमको ये पता है कि कर्व जिधर रहता है उधर प्रेशर ज्यादा होता है, तब पकड़ा जाएगा ना कि ये दोनों जब मिलाओगे तो वो इस टाइप का नहीं बनेगा, इसी टाइप का बनेगा, छोटा वाला की तरफ रहेगा वो। यस सर। कर्व घुसा हुआ तो इसी में रहेगा। वो तो समझ में आ रहा है कैसे? नहीं पता चला? यस सर। मेरा दिल नहीं माना, पता नहीं क्या। सुन, तुम रट ले रहना कि दो को बबल को टच करे। सब केस तो पढ़ाइए दीजिए, बबल को टच नहीं करेगा तो कैसे डील करते हैं? तो बीच वाला का उससे कनेक्ट करके। यस सर। दो को बबल को एक दूसरे में घुसा देगा लेकिन कनेक्टेड नहीं है, तब कैसे डील करते हैं बताइए दीजिए। यस सर। और दो बबल को अब क्या करना बाकी रह गया है? तो दो चीज करना बाकी रह गया है। एक, दोनों के सरफेस को टच कर लो तो इंटरफेस हो जाएगा, और एक जब दोनों को पूरे मिला करके एक को बना दो। यही ना 4 केस हो सकता है। यस सर। टच में नहीं है, एक दूसरे के बाहर में, टच में नहीं है लेकिन अंदर में। फिर क्या होगा? टच में आएगा, यस सर। अब फिर क्या होगा कि एकदम पूरे समेट करके एक बना दोगे, इतनी ना केस होगा। सब केस को ध्यान रखना, ये दोनों पर रट जाना, ये सब तो समझ करके डील कर लेना। बोलो यार। एकदम एग्जाम में बैठोगे दिख जाएगा, मार करके चला। समझ में आया? क्योंकि वीडियो बन रहा है इसलिए बार-बार बोल रहे हैं कि कहानी ऐसा नहीं है, कहानी उल्टा चलाता है, लेकिन हमको कहानी से क्या मतलब है? हमको वहां प्रॉब्लम बना के ठीक ना मारना है। तो इंटरफेस का रेडियस याद रखिए। यस सर। और उसके बाद नीट में तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन अगर मैं पूछ दिया कि इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, तो पहले तो ये ध्यान रखना कि छोटा वाला की तरफ प्रेशर ज्यादा होगा। यस सर। तो छोटा वाला का प्रेशर माइनस बड़ा वाला का प्रेशर वो बराबर होगा किसके? तो 4s/r इंटरफेस, जो कि आप निकाले हुए रहिएगा। यस सर। और चूंकि छोटा वाला का प्रेशर ज्यादा रहेगा, कि समझ में आ रहा है कि जो इंटरफेस में बना होगा ना, तो उसका कनकेव पार्ट होगा छोटा वाला की तरफ। यस सर। बात समझ में आ रहा होगा? यस सर। कोई दिक्कत लग रहा है? तो जैसे बोले वैसे सोच के बनाना। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करने लगेंगे एग्जाम में, लोग तुम फर्स्ट आ जाओगे। वो लेवल 2 वाला का करके दिखाया जाता है, लेकिन ये भी बोला जाता है कि याद के लिए रहना नहीं। समझ में आया? और अब क्या करने जा रहे हैं कि दो बबल है, उसको क्या किए कि मिला दिए और एक बबल बना दिए। इसमें कुछ कंडीशन रहता हो, नहीं भी बोलेगा तो यही तुम मान लेना, क्योंकि इसी में पूछेगा, अदरवाइज बड़ा लेंथी आ जाता है इसका एक्सप्रेशन। अब बनाने का तो मत कहो, एक्सप्रेशन डिराइव करते करते तुम लोग तो फर्स्ट ही आ जाओगे। तुमको बस यही ध्यान रखना है कि दो बबल को मिला करके एक बबल बना दिया जाएगा, तो इसका रेडियस क्या होगा। इस दोनों में अंतर है, इसमें दो बबल को मिलाया है लेकिन पूरे नहीं मिला दिया, इंटरफेस है इसको पूरे मिला दिया, तो उसमें वैक्यूम रहेगा बाहर साइड में, और आइसोथर्मल रहेगा तभी ये वाला होगा। लेकिन तुमसे पूछेगा तो वही पूछबे करेगा, ये हो जाएगा। बोलो यार। यस सर। तो ये याद रखिएगा कि r का वैल्यू √r1² + r2²। ठीक है? अब ज्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन हम अपना मन से इसे बोल दे रहे हैं। मान लो बोलेगा कि इस दोनों को मिला दिया गया, तो बताओ इसके अंदर में प्रेशर क्या होगा। तो तुमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सबसे पहले तो रेडियस निकालना। रेडियस निकल गया, अब तुम ऐसे सोचो, इसके रिस्पेक्ट में इसका प्रेशर कितना से ज्यादा रहेगा, तो 4s/r से, और इसका प्रेशर तो 0 क्योंकि वैक्यूम है। तो इसको तुम ऐसे कर सकते हो ना कि P - बोलो 0
बाई आर कहता आर यहाँ से पुट कर दोगे तो पी निकल जाएगा। अभी नहीं पूछेगा, अभी ये सवाल नीट में नहीं पूछेगा, जेईई मेन में पूछेगा। क्यों? क्योंकि जेईई मेन में ये पूछ चुका है, अगला स्टेप उसका वही होगा। आया फिर से क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। इसको हम बताएं क्यों कि मान लो तुमसे अगर पूछेगा तो डायरेक्ट यही पूछेगा कि वैक्यूम में एक बबल है, तो बताइए उसके अंदर में प्रेशर क्या है, तो तुमको वही करना पड़ेगा। अंदर का प्रेशर -0, वो बराबर हो जाएगा 4s/r। समझ आ रहा है? तो अंदर का प्रेशर डायरेक्ट 4s/r हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? तो इसमें अगर पूछ देता है कि रेडियस कितना होगा, तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ वर्जन दूसरा है, लेकिन हुआ यही है कि दो को मिलकर एक बन गया है। तो ये समझ में आया कि इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा, r1² प्लस r2²। लेकिन वो वाला कब होगा, जब ये दोनों कंडीशन होगा तो। बोलो यार, तो ये नहीं रहेगा तो पूछेगा भी नहीं, एक लेंथी एक्सप्रेशन आ जाता है। जैसे कि जेईई मेन में तो लिख दिया कि वैक्यूम है और आइसोथर्मल है, अदरवाइज इसका एक्सप्रेशन जो आता है ना वो लेंथी टाइप का आता है, तो उतना नहीं करना आता। बोलो जी। तो तुमको रिजल्ट याद रख लेना है छोटू, ये ध्यान रखना। ठीक है? तो इस ढंग का पूछने का चांस नहीं है, खाली बता दिया। तो वो मेन फॉर्मूला होता है, बाकी आप सब कुछ समझ ही गए। समझ आ रहा है कैसे प्रेशर डिफरेंस होता है? तुम अभी यही फिजिकली फील करना कि जिधर दबाएगा उधर प्रेशर ज्यादा होता है। अदरवाइज क्या है ना, किसी भी जगह को इसके छोटे से पार्ट को क्या किया जाता है कि इक्विलिब्रियम का कंडीशन डाल दिया जाता है। प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स लगेगा और उस पर जो टेंशन के कारण जो फोर्स लगेगा वो बैलेंस करके चला आता है। ये हम बोल रहे हैं कहाँ है, खाली वीडियो बना तो सब मत सुनो। समझ आ रहा है? वीडियो बना इसलिए ऐसे बोल दे रहे हैं खाली। नीट के बच्चा के लिए एकदम समझ लो कि ये वाला जो है ना कि नहीं, कि निकाल के मलाई रख दिया, जो इसको रख ले रहा ना, जब भी शक्ति का जरूरत हो खा लेगा, मैंने तो मलाई मारने का जरूरत नहीं। क्लियर हो गया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ओके, आज का क्लास